बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड सुबह बखैर। सिटी एट 10 में आप सबको एक मरतबा फिर खुश आमदीद कहता हूँ। मैं हूँ आपका होस्ट शराज भट्ट। उम्मीद करता हूँ कि आपका मंडे जो है वो अच्छे तरीके से गुजर रहा होगा और शुरुआत मंडे की जो है वो अच्छी हुई होगी। दिन की शुरुआत अच्छी हो, मुस्कुराहट के साथ हो, पॉजिटिव और मुस्बत वाइब्स के साथ हो तो ऑटोमेटिकली दिन अच्छा गुजरता है। अगर दिन की शुरुआत में ही आपका मूड खराब हो तो यकीन मानिए पूरा दिन आपका मूड खराब ही रहेगा। ये आजमा के देख लीजिए, ये मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ है। मुझे पता नहीं है कि आप लोगों के साथ क्या मैटर है, लेकिन इन जनरल पब्लिक में अगर बात की जाए ऐसा ही होता है और ये साइकोलॉजी भी यही कहती है। अगर आपका मूड सुबह उठकर अच्छा है, आपका मूड पॉजिटिव है, आप कुछ करना चाहते हैं और आपने मिशंस अपने सेट किए हुए हैं पूरे दिन के हिसाब से, तो फिर आपका दिन जो है वो आपके सोच के मुताबिक गुजरेगा। लेकिन अगर आपने सुबह उठते ही मूड खराब कर लिया, कुछ लड़ाई कर ली, कुछ झगड़ा कर लिया किसी के साथ, तो फिर आपका दिन जो है वो पूरा खराब होता है। और सिर्फ आपका दिन जो खराब हो तक लिमिटेड नहीं रहता। मैं हमेशा कहता हूं कि फिर वो नेगेटिव वाइब्स जो हैं वो फिर आपसे आगे ट्रांसफर होती है, आपके रिश्तेदारों में, आपके अहले खाना में, पीपल लिविंग अराउंड यू, आपके फ्रेंड सर्कल्स में। फिर किसी ना किसी का मूड आपकी वजह से भी खराब होता है कि यार इसका मूड खराब है, आप फिर उदासी या गुस्से का इजहार करते हैं किसी के साथ। तो कोशिश किया करें, मैं जानता हूं मंडे खासा मुश्किल होता है लोगों के लिए, लेकिन कोशिश किया करें कि दिन की शुरुआत जो है वो अच्छी हो। दिन की शुरुआत अच्छी हो तो पूरा दिन भी अच्छा होता है। इसी के साथ आज के दिन की और आज इस मॉर्निंग शो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम गुफ्तगू करेंगे टुडेज वेदर के हवाले से, आज की जो मौसम की सूरत हाल है उसके हवाले से। हमारे साथ हाशिर वड़ाइच मौजूद हैं। हाशिर, हालात बताइएगा आज मौसम के। जी बिल्कुल, बात करें शहर फैसलाबाद के मौसम की तो फैसलाबाद में सुबह के औकात में जो है वो हब्स है इस वक्त जो है वो मौजूद है। जबकि अगर गर्मी की शिद्दत की बात की जाए तो सूरज जो है वो पूरी आबोताब के साथ जो है वो नहीं चमक रहा, बल्कि दिन के औकात में जो है वो गर्मी की जो शिद्दत है उसमें इजाफा होगा। आज की अगर दर्जा हरारत की बात की जाए तो फैसलाबाद में इस वक्त जो दर्जा हरारत है वो 30 सेंटीग्रेड है, जबकि ज्यादा हरारत बढ़कर जो दिन के औकात में तकरीबन 39 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है वो पहुंच जाएगा। जबकि दूसरी जानिब जो है वो हवा में नमी के तनासुब की बात की जाए तो इस वक्त 70% जो है वो हवा में नमी का तनासब है। जबकि इस वक्त सुबह के औकात में हब्स जो है वो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा है। जब देसी महीनों की अगर बात की जाए तो आज सावन की जो है वो 2 तारीख है और सावन भादों में जो देसी महीने में अमूमन जो है वो हब्स ज़्यादा रहती है। जबकि अगर गर्मी की शिद्दत की बात की जाए तो दिन के औकात में जो है या दोपहर में गर्मी की जो शिद्दत है उसमें हमें बदतरीन जो इजाफा है वो होता नजर आ रहा है। सुबह के औकात में जो हब्स है सिर्फ उसकी जानिब से ज़्यादा जो डेरे हैं वो डाले गए हैं, जबकि हब्स के बायस लोग जो हैं वो इस वक्त उनको ज़्यादा तादाद में जो है वो पसीना आ रहा है, जिसकी वजह से डॉक्टर्स की जानिब से भी यही कहना है कि शहर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करें ताकि इस मौसम के अंदर जो हब्स का मौसम है इसके अंदर जो है वो लोग जो है वो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से ठीक रहें। और खास तौर पर इसी महीने में जो है वो लोग ज़्यादातर बेहोश हो जाते हैं और डिहाइड्रेशन का शिकार हो जाते हैं, जिसके बायस उनको चाहिए कि इस मौसम में जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा एहतियात बरतें। जबकि दूसरी जानिब अगर इस हब्स और गर्मी के मौसम में बारिश की बात की जाए तो महकमा मौसमियात के मुताबिक आने वाले 24 घंटे के अंदर जो है वो बारिश का कोई इम्कान जो है वो नहीं है। जबकि जो तेज़ हवाएं हैं वो भी नहीं चलेंगी, बल्कि नॉर्मल रूटीन में शाम के औकात में जो है वो हल्के नॉर्मल रफ्तार के अंदर जो है वो हवाओं के चलने की भी उम्मीद है। जबकि दोपहर के औकात की अगर बात की जाए तो इसमें गर्मी की शिद्दत में इजाफा होगा और दर्जा हरारत जो है वो 39 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाएगा। जी थैंक यू सो मच। हाशिर हमारे साथ मौजूद थे। हाशिर मौसम की तफसीलात के हवाले से आगाह कर रहे थे और उन्होंने बताया है कि अगला 24 घंटे में जो है बारिश का कोई इम्कान नहीं है और गर्मी होगी, हब्स होगा, एहतियात कीजिए। अगर हम गर्मी और हब्स के हवाले से बात करें तो एक तरफ हम देख रहे हैं कि मौसम इंतहाई गर्म है और घुटन और हब्स वाला मौसम है, और इसके साथ साथ अगर हम सियासत की बात करते हैं तो सियासत का मौसम भी खासा गर्म है। वो आज से नहीं, काफ़ी अरसे से गर्म है, तो लिहाजा आज हमको थोड़ी सी गुफ्तगू सियासत के ऊपर भी करेंगे। हमने इसी हवाले से, इसी पर्सपेक्टिव में हमारे गेस्ट को आज मदऊ किया है। उनका तारुफ आपको करवा देता हूँ, उसके बाद गुफ्तगू का बाकायदा तौर पर शुरुआत करेंगे। लेकिन उससे पहले उनके तारुफ से पहले मैं चाहूँगा कि आज हमने किसी की सालगिरह जो है उसको सेलिब्रेट करना है। दिस इज पार्ट ऑफ आवर शो कि हम किसी न किसी की बर्थडे जो है वो सेलिब्रेट करते हैं। तो आज देखते हैं कि किसकी सालगिरह हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। माशाल्लाह जी, ये है फैसलाबाद पुलिस असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर सलीम लाल गुज्जर और उनकी बेटी जैनब, जिन दोनों की सालगिरह है और दोनों की सालगिरह आज के दिन ही है।
तो दोनों को हम बहुत बहुत आज के दिन की मुबारकबाद पेश करते हैं और उम्मीद करते हैं कि उनका दिन बड़ा ज़बरदस्त गुजरेगा, सेलिब्रेट करेंगे अपनी सालगिरह को मिलकर। और ये एक बड़ा अच्छा इत्तेफाक है कि बाप और बेटी की सालगिरह जो है वो एक ही दिन पर है, जिससे ना सिर्फ खर्चा बचता आज की महंगाई के दौर में, बल्कि ये एक आप समझ सकते हैं कि खुशकिस्मती भी है कि बेटी की भी उसी दिन पैदाइश हुई है जिस दिन बाप की हुई है। तो हम लाल गुज्जर साहब को, सलीम लाल गुज्जर साहब को, उनकी बेटी ज़ैनब को विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे एंड होप यू हैव अ ग्रेट वन। अब चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। मैं बात कर रहा था सियासत के हवाले से। तो हमारे साथ आज जो गेस्ट मौजूद है उनका तारुफ आपको करवाता हूं, उसके बाद गुफ्तगू का सिलसिला जो है उसको आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मुनव्वर फयाज सनी साहब, जो कि सीनियर लीडर हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग अस। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। कैसे हैं आप? जी फाइन माशाल्लाह। और इनके साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल रहमान, जो कि हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं और पॉलिटिक्स की बीट को कवर कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं अब्दुल रहमान? अल्लाह का शुक्र। ऑल गुड माशाल्लाह। चलें, हम आज गुफ्तगू थोड़ी सी करना चाह रहे हैं, जैसे मैंने पहले बताया कि मैंने तारुफ करवाया है। PMLN से हमारे साथ मौजूद हैं फयाज सनी साहब। तो सनी साहब, मैं गुफ्तगू करना चाह रहा हूँ सियासत पर, लेकिन सबसे पहले आपकी पर्सनल लेवल पर मैं गुफ्तगू करना चाहूंगा। सियासत में किस तरह से आया आप? मतलब शौक था या एक्सीडेंटली आ गया? जी बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, सियासत अगर हम इसको समझें तो ये एक इबादत है। बिल्कुल। तो बाकी बड़ा मुझे, बल्कि हम सबको क्लियर है कि अल्लाह ताला का बड़ा वाज़ेह फरमान मुबारक है कि मैं जिससे चाहता हूँ दीन का काम लेता हूँ और जिससे चाहता हूँ मखलूक की फलाह का काम लेता हूँ। परफेक्ट। रियलिटी ये है कि जो सियासत है ये एक प्लेटफॉर्म है कि जिस पे आके इंसान दूसरे अपने जो इलाका के लोग हैं, आपके सूबे के, आपके शहर के लोग हैं, आपके सूबे के, आपके वतन के लोग हैं, बेसिकली उनके छोटे छोटे मसाइल होते हैं, तो आपने और रियासत के बीच में ब्रिजिंग करनी है बेसिकली। परफेक्ट, राइट। आपने डेफिनेटली उन अदारों के बीच में और आपने उस फर्द के लिए जो जिसका कोई मसला है, जो एक सिटीज़न है आपकी कंट्री का, तो आपने उसके मसाइल को हल करना है। अगर तो डेफिनेटली लोग प्यार करते हैं सियासतदानों से, जो पॉलिटिशियंस होते हैं, कि उनके लिए दिन रात कोशिश करके उन्हें ये एक प्लेटफार्म पे, एक मुकाम पे पहुंचाते हैं। मकसद यही होता है कि ये वाला इंसान जिसको वो समझते हैं कि बेहतर है, उसके हक में अपना वोट कास्ट करते हैं और डेफिनेटली फिर वो उनकी एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि ये हमारे जो मसले मसाइल हैं वो मतलब उनको एड्रेस किया जाएगा। तो अनफॉर्चुनेटली इस टाइम जो सियासत में जो तलखी है, जो उसका टेम्परेचर सियासत का, जैसे आपने भी अभी बात की थी कि बहुत ज़्यादा इसमें शिद्दत है, नो डाउट इसमें शिद्दत है। उसमें वजह सिर्फ ये है कि हमारे अपने जो इस पॉलिटिक्स में जो हमारे साथी हैं, बहुत सारे मतलब ऐसे हैं कि शायद अनफॉर्चुनेटली वो अपने इस मनसब के साथ उस तरह से उसका हक अदा नहीं कर पा रहे। सही। उसकी उसकी वजह से फिर जो मतलब भी जो लोगों की एक्सपेक्टेशंस होती हैं, जो उनकी तवक्कुआत होती हैं, जब वो पूरी नहीं होती तो फिर उसमें बेचैनी फैलती है। तो गर्मा गर्मी का मकसद ये बेचैनी ही है अनफॉर्चुनेटली। तो जो आपका सवाल था कि आप इसमें शौक से आए या आपको किस तरह से, देखिए सियासत में शौक होना चाहिए। बेसिकली ये एक समाजी खिदमत का प्लेटफॉर्म है, अपने लोगों की खिदमत करने के लिए एक प्लेटफॉर्म है। तो मेरा तो जी बेसिकली मेरा एक रिहैब सेंटर है जिसमें मैं जो ड्रग एडिक्ट और जो साइकेट्री इलनेस के साथ हैं, एंटी सोशल ट्रेड के साथ हैं, उनका एक पूरा रिहैब प्लान है जहां उनको। उसका मतलब आप फलाही काम तो पहले से कर रहे हैं? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी। मेरा बड़ा वाज़ेह इस पे मेरा बड़ा मौक़िफ़ है कि अल्लाह पाक का ये बड़ा वाज़ेह फरमान है और अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश हमेशा यही रही है कि इसको इस तरीके से करें कि अल्लाह ताला को हमारा ये करना पसंद आ जाए। तो बाकी फिर ये है कि ये जज्बा और फिर ये जज्बा लेके जब हम निकलते हैं अपने इलाके में, तो फिर ये सियासत का एक प्लेटफॉर्म है कि जहां आके हम अपने लोगों की खिदमत कर सकते हैं। तो अब इसमें भी यही दुआ है, लोग प्यार कर रहे हैं, जो अहले इलाका लोग हैं वो प्यार कर रहे हैं, उनकी मेहरबानी है, उनकी तवक्कुआत हैं। तो कोशिश होती है कि देखिए जो पॉलिटिशियन होता है बेसिकली वो पब्लिक प्रॉपर्टी होते हैं। तो अब इसमें आधी रात को भी फ़ोन आता है, वो सुबह सुबह इन द मॉर्निंग भी फ़ोन आता है, दोपहर की सख्त गर्मी में भी किसी को मसला होगा वो आप ही से रब्ता करेगा। तो इसके लिए बड़ी एक हिम्मत चाहिए, बड़ी तौफीक चाहिए, बड़ा सब्र चाहिए, यस स्पिरिट चाहिए। इसमें अब्दुल रहमान से भी इस पर मैं गुफ्तगू करना चाहूँगा। आप सियासत की बीट कर रहे हैं, सियासत में शौक, जिस तरह उन्होंने कहा कि शौक हो तो फिर आप सियासत कर सकते हैं, लेकिन इसमें क्रिटिसिज्म भी बहुत है, क्या कहेंगे?
शराज थैंक यू। देखिए शराज, ये मतलब एक ऐसा फील्ड है जिसमें आपकी सोशल लाइफ नहीं होती। परफेक्ट, आप बिल्कुल अपने ऐसा ही। बच्चों को, फैमिली को टाइम नहीं दे सकते ना, सारा टाइम आपका जो पब्लिक आ जाती है। Agree. फिर इसमें जो है वो ये बात आपकी बड़ी वजह है कि हर बंदा का मजाज नहीं हो सकता कि वो सियासी हो जाए ना। बहुत से बिजनेस में आपने देखे होंगे कि वो कामयाब बिजनेसमैन है लेकिन वो पॉलिटिशियन नहीं बन सकते। इवन कि अगर उन्हें ऑर्गेनाइजेशन होते भी दिए जाएं तो वो कामयाब नहीं ठहरते। इसके लिए एक अलग से मजाज चाहिए। देखिए पाकिस्तानी सियासत, इंडियन या कोई भी सियासतदान किसी भी मुल्क का हो, वो एक ही उम्मीद से बना होता है कि उसमें एक तो सब्र बहुत होता है, फिर वो जो भी उसके पास मसला लेकर आता है चाहे उससे हल हो या ना हो, उसको मुतमिन करके बेचना ये बड़ा काम होता है। क्योंकि देखिए जो भी लोग उधर आते हैं वो तो ये समझते हैं कि ये जो हमारे सियासतदान साहब हैं ये तो चीफ जस्टिस से भी रब्ता कर सकते हैं, उनसे भी कह के काम करवा सकते हैं। हालांकि उनकी कोई सुनता हो या ना हो ये अलग बात है, लेकिन उनको कहना भी पड़ता है, काम करवाना भी पड़ता है। तो ये मतलब ये ऐसा मुश्किल फील्ड है कि जिसमें आपको सब्र तहम्मुल के साथ, आहिस्ता रवी के साथ, सुस्त रवी के साथ हर कदम जो है वो आगे लेके जाना होता है ताकि लोगों में अपनी पेनिट्रेशन कर सके, लोगों के साथ मिल सके, रोजाना की बुनियाद पर मुलाकातें, त्यौहार जो है वो आप फैमिली की बजाय लोगों के साथ गुजारना पड़ता है। एक कामयाब सियासतदान के अंदर आप क्या समझते हैं, क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए जो जो लाजमो मलजूम है? शराज, एक तो उसमें सब्र बहुत ज़्यादा हो, एक उसमें जो है वो काम करने का जज्बा हो, अनथक तबीयत का मालिक हो, और तीसरे नंबर पर जो है वो लोगों के साथ बना के रखने का आदी हो, चाहे ब्यूरोक्रेसी हो चाहे पुलिस हो, क्योंकि उसके उनके रिलेटेड काम होंगे। अगर वो अपनी अना को उसमें बीच में लेकर आ जाएगा तो वो नाकाम हो जाएगा। लोग बेशक उसको वोट देकर कामयाब भी कर देंगे लेकिन वो काम लेने में नाकाम हो जाएगा। अच्छा सियासतदान वो है जो अपने इलाके के लिए, अपने इलाके की आवाम की बेहतरी के लिए सोचता है। बिल्कुल, आवाम की बेहतरी के लिए जो सोचे वो सही पॉलिटिशियन है। और सही पॉलिटिशियन की क्वालिटीज़ के हवाले से अब्दुर्रहमान बात कर रहे थे, तो मैं सनी साहब आपसे भी गुफ्तगू करना चाहूँगा इस हवाले से कि इस वक्त लोग जानना चाहते हैं कोई सियासत के हवाले से क्या फोरकास्ट कर रहे हैं, आने वाले दिनों में कुछ हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं? जी इंशाल्लाह जी, होपलेसनेस इज़ ऑलवेज सिन। बिल्कुल। तो हमें एक यकीन बना के रखना है, उम्मीद बना के रखनी है। कहते हैं ना, उम्मीद बाकी है, ज़िंदगी बाकी है। तो अल्लाह के फजल करम से हमें होपलेस तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। जब इलेक्शंस आते हैं उस वक्त बेसिकली जो वोटर्स होते हैं उनका टाइम होता है। मैं समझता हूँ कि मतलब एक ज़बरदस्त मौका होता है वोटर्स के पास इंतखाब करने के लिए, एक ऐसे इंसान को अपना लीडर बनाने के लिए, अपना नुमाइंदा बनाने के लिए, उसके ऊपर भरोसा करके उसको उस मकाम पे पहुंचाने के लिए कि जब वो एक ऐसे आप प्लेटफॉर्म पे चले जाते हैं तो फिर डेफिनेटली वहाँ आपके अंदर सलाहियतें होंगी, आपके अंदर स्किल्स होंगी, आप बात कर सकते होंगे, आप ऑनेस्ट होंगे, आप ब्रेव होंगे, आप बोल्ड होंगे, आप अपनी ड्यूटीज़ को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ओन करने वाले होंगे। तो अल्लाह के फजलो करम से फिर तो सियासत इबादत है, अल्लाह के फजलो करम से। और आपकी कामयाबी जो है ना वो यकीनन लोगों के लिए एक सुकून का और एक जैसे कहते हैं ना कि उन्हें एक इत्मीनान का बायस बनती है। अच्छा, लोगों के लिए तो इत्मीनान का बायस बनती है, आपके लिए भी सुकून कल्ब जो आपको हासिल होता है लोगों को मुतमईन करके, किसी शख्स का कोई प्रॉब्लम है और उसका मसला ऐसा है कि वो जीने मरने के मकाम पर आ गया, वो हॉस्पिटल की सर्विसेज हैं, कुछ भी है, आप उनकी वजह बनते हैं उसकी पीस के लिए, तो आपके अंदर भी एक सुकून कल्ब जो होगा उसका भी कोई नेमत बदल नहीं है मेरे ख्याल में। आप यकीन कीजिए बट सब ऐसे मौके, ऐसे ज़िंदगी में दिल खराश किस्म के वाक़यात का हमें सामना करना पड़ता है। और जब वो लोग अपने मसले को लेके आते हैं और उस वक्त जब हमारे पास पूरा एक मौका होता है कि हम उनकी खिदमत कर सकें, उनको इस तरह से, उस तकलीफ़ से निकालने के लिए अल्लाह पाक ने एक पूरा मौका दिया होता है आपको। जब आप ऑनेस्टी से, जिम्मेदारी से, पूरी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ओन करके जब आप उसके साथ खड़े होते हैं तो आपको यकीनन वो रिजल्ट मिलता है जो वो एक बंदा, एक साइल आपके पास वो मसला लेके आता है। बिल्कुल। तो उस वक्त फिर आपको जो एक दिली इत्मीनान, एक जो कल्बी सुकून मिलता है ना, एक रूहानी सुकून मिलता है, उसका कोई नेमल बदल नहीं है। बिल्कुल, इसका कोई नेमल बदल नहीं है, बहुत ज़रूरी है। और ख़ास तौर पर कई सियासतदान ऐसे भी हैं जो बड़े पॉजिटिव माइंडसेट रखते हैं और वो सियासत में इस वजह से नहीं आते कि उनका सिर्फ उनका शौक़ है, बल्कि वो इस सियासत में इस वजह से आते हैं कि लोगों की खिदमत कर सकें। और ये खिदमत का जो जज्बा है ये किसी में अल्लाह ताला ने दिया है, और जिनमें दिया है उनमें बिल्कुल ऐसा दिया कि वो दिन रात लोगों की खिदमत कर रहे होते हैं अपने हल्के में।
लोगों के घरों में इस तरीके से जा रहे होते हैं जिस तरह उनके फैमिली हेड हैं, उनके ऊपर उनको ओन करते हैं वो, और एक पॉजिटिव सियासतदान की जैसे अब्दुर्रहमान बता रहे थे क्वालिटीज़ भी हैं। तो अब्दुर्रहमान, मैं आपसे मजीद भी गुफ्तगू करना चाहूँगा थोड़ी सी सियासत की फोरकास्ट के हवाले से। क्या देख रहे हैं, आपकी बड़ी ग्रिप है सियासत के ऊपर, क्या आने वाले दिन क्या होंगे? लोग जानना चाहते हैं, जिससे भी मिलो वो जाके पूछता है क्या हो रहा है सियासत में, आगे आने वाले दिनों में क्या होगा, इलेक्शंस कब होंगे, क्या फोरकास्ट कर रहे हैं? शराज, देखिए 2-3 चीज़ें चल रही हैं। एक तो इलेक्शन जो है वो इस वर्ष होते हुए नज़र नहीं आ रहे। अच्छा, बल्दियात के हवाले से शुनीद है कि शायद बल्दियाती इलेक्शन करवा दिए जाएं और निगरान सेटअप 2 से 3 साल चले, लेकिन मजीद 1 से 2 हफ्ते में चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देखिए, अगर कोई फाइनेंस का बंदा लगा दिया जाता है ना केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर, फिर तो ये सेटअप लंबा चलेगा केयर टेकर वाला। लेकिन अगर कोई पॉलिटिशियन लगाया जाता है या कोई ऐसा बंदा लगाया जाता है जो कि 2 से 3 माह सिर्फ चला सकता है, साबिक ब्यूरोक्रेट या साबिक जस्टिस, फिर शायद ये सेटअप जो है वो क्लोज हो जाए और 3 महीनों में अक्टूबर में या नवंबर में इलेक्शंस हो जाएं। लेकिन जो बाज़ाहिर तासुर चाह रहा है, देखिए शराज, जो महंगाई की सूरत हाल है, जो यहाँ पर एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो डेफिसिट है या जो हमारे फंड्स का मसला बना हुआ है, जो रुपये पर प्रेशर आ रहा है, तो इस सब से लग रहा है कि इलेक्शन PMLN नहीं जाएगी, क्योंकि रुपये पर बहुत ज़्यादा दबाव है, उसकी वजह से महंगाई बनी हुई है। तमाम चीज़ें तो हम इंपोर्ट ओरिएंटेड कंट्री हैं, सारी चीज़ें बाहर से मंगवाते हैं। लोकली जो यहाँ पर जो बनता है वो भी बहुत महंगा हो चुका है महंगाई की वजह से। इन्फ्लेशन रिकॉर्ड तोड़ रही है, थोड़ी नीचे भी आई है लेकिन इससे फ़र्क नहीं पड़ने वाला। पेट्रोल की कीमतें जो है वो 250 प्लस हैं, डीजल की, बिजली अभी 5 रुपये बढ़ाई है, बहुत महंगी हो चुकी है, पहले लोग चीखें आसमान तक जा रही हैं। तो मुझे लग नहीं रहा कि इलेक्शन होंगे, अगर होंगे तो PMLN के लिए उन इलेक्शन में जाना पड़ा। हालांकि इलेक्शन ईयर है, इलेक्शन ईयर है, इसके बावजूद आप देखिए महंगाई की जो सतह चल रही है, ये सिर्फ 10 रुपये जो है वो पेट्रोल कम करने से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए, इलेक्शन अगर PMLN जीतना चाहती है तो ये आपको फ्यूल की कीमतें 200 पे लानी पड़ेंगी। तो फ्यूल की प्राइसेस कम होना आपको लगता है दिस इज अ पॉलिटिकल स्टंट? देखिए शराज, पॉलिटिकल स्टंट हो या ना हो, देखिए कोई भी चीज़ अगर कराची से यहाँ पर फैसलाबाद में आएगी तो अगर फ्यूल सस्ता होगा तो वो सस्ती पड़ेगी। सब्जी गांव से शहर में आएगी, फ्यूल सस्ता होगा तो वो सस्ती पड़ेगी। हर चीज़ देखिए फ्यूल पे है। हमारे यहाँ फैसलाबाद में तो सब कुछ नहीं हो सकता ना, बाहर से ही आएगा ना जो भी यहाँ पर आना है, तो वो सारा कुछ फ्यूल पे डिपेंड करता है। इसी तरह से पाम ऑयल की कीमतें फ्यूल पे डिपेंड करती हैं। जब फ्यूल बढ़ा था, पाम ऑयल की कीमतें बढ़ गई, यहाँ पर घी महंगा हो गया। तो हर चीज़ का जो पीछे बैकग्राउंड देखें, फिर जो यहाँ पर चीज़ें बननी है वो बिजली से बननी है, वो बहुत महंगी है। फ्यूल और बिजली 2 चीज़ें हैं जो बराह रास्त हर शहरी को टच करती हैं, चाहे वो गरीब हो, बहुत ज़्यादा गरीब हो, चाहे वो लोअर मिडिल क्लास हो, अपर मिडिल क्लास हो, चाहे वो लीड हो, सभी को फ्यूल और जो है वो बिजली की कीमतें मुतासर करती हैं। और ये दोनों टका के इस हुकूमत ने बढ़ा दी है। 1 साल में इनकी कीमतों में आप अंदाज़ा लगा लें कि कितनी ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। फिर उसके बाद ये तवक्को रखना, फिर जो रुपया हमारा तो उसका डेफिसिट चेक कर ले 1 साल में 100 रुपये से प्लस डॉलर के मुकाबले में, तो ये सारी चीज़ें जो इम्पोर्ट आएंगी उस पर भी फ़र्क पड़ेगा। गाड़ियों का आप देख लें कितनी कम बिक रही हैं, कोई भी चीज़ जो है वो देख लें किस तरह से कितनी कम उसकी सेल हो रही है। तो ये सारी वो चीज़ें हैं कि जिससे हमारा जो ग्रोथ रेट है, चाहे वो जितनी मर्जी इंपोर्ट टका के करने से 6 पे चला गया हो, लेकिन अभी जो माइनस पे चल रहा है तो उसका फ़र्क तो पड़ा है। लोकली मार्केट ताजर देख लें, ये ईद पे लोग चीख रहे थे कि कोई भी बंदा जो है वो सूट सिलवाने में नहीं आया। जो 2 सिलवाते थे वो 1 पे आ गए, जो 1 वाला था वो बेचारे ने रहने दिया, पिछला पहन लिया छोटी ईद वाला। तो ये सारा मसला है, कुर्बानियाँ लोगों ने कम की हैं। तो इन हालात में शराज इलेक्शन करवाना एक बड़ी बात होगी। ऐसे ही है जैसे वो कहते हैं कि जुए शीर लाना ही होगा ना, मतलब बिल्कुल इन हालात में इलेक्शंस करवाना जो है वो मेंढक तोलने के मुतरादिफ है। हमारे साथ डॉक्टर मुनव्वर फयाज सनी साहब भी मौजूद हैं, उनसे भी गुफ्तगू करते हैं। सनी साहब, ये बताइएगा, लोग जानना चाहते हैं, जैसे अब्दुर्रहमान ने कहा कि हर चीज़ जो है वो दिस इज कनेक्टेड विद द फ्यूल प्राइसेस, बिजली और डॉलर, ये तीनों चीज़ें बढ़ती हैं तो महंगाई आती है। और अगले दिन हम देखते हैं, आपने नोट किया होगा जब ऐलान होता है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जी इतने रुपए इजाफा कर दिया गया, 2 रुपये 2.5 रुपये पर लीटर फ्यूल बढ़ गया, अगले दिन देखते हैं जी वो ट्रांसपोर्ट कंपनी से किराए बढ़ाए होते हैं और जो प्राइसेस कम होती हैं तो 10-10 रुपये कम हो रही हैं, डॉलर भी नीचे गया, अभी पेट्रोल भी कम हुआ, लेकिन उसके बेनिफिट्स हमें, उसके प्रोज हमें नजर नहीं आ रहे। तो ये भी मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहूँगा, आवाम बड़े शिद्दत से इसका जवाब चाहती है, लेकिन एक छोटा सा वक्फा मुझे लेना है। वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे, गुफ्तगू के सिलसिले को यहीं से आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी, सिटी एट 10 में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मुनव्वर फयाज सनी साहब, उनके साथ साथ अब्दुर्रहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं। सियासत पर, पॉलिटिक्स के ऊपर, मुल्की हालात के ऊपर, मैशत के ऊपर गुफ्तगू चल रही है।
तो सनी साहब, मैं ये जानना चाहता हूँ, मैं ब्रेक पे जाने से पहले एक क्वेश्चन करना चाह रहा था जो मैंने सवाल किया भी है कि ट्रिकल डाउन इफेक्ट क्यों नहीं आता है? अभी ट्रिकल डाउन इफेक्ट महंगा होने का आ जाता है, डॉलर महंगा हो जाए, पेट्रोल महंगा हो जाए तो फॉरेन ट्रिकल डाउन इफेक्ट आ जाता है। लेकिन अगर हम देखें डॉलर सस्ता हो, फ्यूल सस्ता हो, बिजली सस्ती हो, उसका फायदा बेनिफिट आवाम तक नहीं पहुंचता, क्यों? देखिए जी, उसकी वजह कोई इसमें किसी अमेरिका का या किसी गवर्नमेंट का या किसी और मखलूक का तो कोई इसमें अमल दखल नहीं है। सही। बड़ी सीधी सी बात है कि ये वो हम ही में से हैं, वही गवर्नमेंट में जो लोग मतलब गवर्नमेंट में हैं, हम ही में से हैं जो ये जो मुख्तलिफ अदारों के जो हेड्स हैं, और वही लोग हैं जो आम कंज्यूमर हैं, यानी कि हम सब एक ही हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मकसद यह है कि हर फर्देवाद को, हर इंडिविजुअल को अपना रोल आइडेंटिफाई करना होगा, अपने आप को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ऑन करना होगा। सही। तो एक अकेली गवर्नमेंट कभी कुछ नहीं कर सकती। सही। अवाम सबसे बड़ा एक ताकत का जैसे सा चश्मा होता है ना, अवाम ही है। अगर वो खुद इस चीज़ का एहसास करे कि अगर चले बड़ा था, हर इंडिविजुअल को ना, हर इनफरादी को ये सोचना होगा कि अगर कोई मतलब ये एक चीज़ का मतलब रेट बढ़ा है तो चले आपने मतलब अभी आप सुनते ही हैं तो फौरन से आप रेट लिस्ट लगा देते हैं जी कि इसके रेट बढ़ गए तो हमने भी रेट्स बढ़ा दिए। अब अनफॉर्चुनेटली जब रेट्स कम होते हैं, जो आपकी बात थी, उस वक्त वही एक इंडिविजुअल है जो बढ़ा रहा था बढ़ने पे, अब कम करने की बात है, वहाँ वो अपने आप को ओन नहीं कर रहा, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को वो ओन नहीं कर रहा, और वो उसे चाहिए उसको आइडेंटिफाई करे और अपनी जिम्मेदारी निभाए कि यार मेरी देखें, मुझे अगर मतलब एक चीज़ की कीमत कम पे करनी पड़ रही है तो डेफिनेटली अब मुझे भी उसी तरह से इसको कम करना है, आम आवाम को रिलीफ देने के लिए। वहाँ आके हम अपना रोल भूल जाते हैं। तो इसमें गवर्नमेंट क्या करेगी? अब गवर्नमेंट तो है उसको चेक एंड बैलेंस करना, चेक करना, इसको अथॉरिटीज़ कायम की हुई हैं और उसके ऊपर जाके तो वो देखते भी हैं, लेकिन वो कितना देखेंगे? हाँ, गवर्नमेंट कैन डू सो मच, बट जो मेनली जिम्मेदारी है वो हमारी भी है। सारी की सारी जिम्मेदारी आप रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट के कंधों पर नहीं डाल सकते हैं। हमारी भी जिम्मेदारी है कि हमें भी, हमारे ताजर हजरात को भी इस चीज़ का एहसास करना होगा कि जब एक चीज़ महंगी होती है तो उसको इतना ज़्यादा महंगा कर दिया जाता है, और जब कोई सस्ती चीज़ होती है तो मार्केट में वो बिल्कुल जो है ना एकदम आप कहें कि वो बिल्कुल सस्ती नहीं होती है। तो ये भी एक बहुत बड़ा अलमिया है। आपको लगता है अब्दुर्रहमान कि इसमें ट्रेडर्स जो ताजर हजरात हैं उनका भी बड़ा रोल है? शराज, देखिए ये डिमांड एंड सप्लाई का मामला है, ये मार्केट को तय करते रहना चाहिए, इसमें प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट या हुकूमत को नहीं आना चाहिए। देखिए फ़र्ज़ करें आप सब्ज़ी की बात करते हैं तो प्याज कोई टू मच स्टोर तो नहीं कर सकता ना, कि प्याज तो आपको मार्केट में लाना ही पड़ेगा स्टोर से निकाल के ना। ऐसे फल हो गए या मतलब चीनी देखें, अगर आप बाहर नहीं भिजवाते तो शुगर मिल्स मालकान अपने घरों में तो नहीं रखेंगे ना इसे, ये तो हुकूमत दो नंबरी करती है, या ये मालकान के बाहर भिजवा के फिर वो चीज़ें मार्केट में रहती है। एग्जैक्टली, जब चीज़ें मार्केट में मौजूद है उनकी डिमांड के मुताबिक रेट खुद ब खुद तय होते जाते हैं। जब हुकूमत आके उसमें इंटरफेयर करती है तो उसका मसला ये बनता है कि फिर दो नंबरी जो सामने आ जाती है। दूध की बात कर लें तो उसमें भी दो नंबरी इस वजह से आती है कि वो जो गवर्नमेंट का रेट है उसके मुताबिक बेचना मुमकिन नहीं होता। देखिए फ्यूल इसकी मिसाल ले लें ना कि मतलब पूरी दुनिया में इसके रेट्स वो मार्केट्स या पेट्रोल पंप्स खुद से तय कर रहे होते हैं कि वो जितना ज़्यादा दूर पड़ता है ना आपको उसमें वो अखराजात मिला देते हैं, और जबकि आपने पूरे पाकिस्तान में एक ही रेट रखा हुआ है। जबकि कराची वालों को देखें, उनकी ट्रैवलिंग कितनी कम पड़ती है कि उनको उधर ही बेचना जो है वो आसान हो जाता है, फैसलाबाद लाने तक कितना ज़्यादा एक्सपेंडिचर आ जाते हैं और रेट आपको एक ही रखना पड़ता है। तो ये एक रेट रखने में देखिए बड़ा मसला आता है। जब हर बंदा अपना रेट खुद से तय करता है तो फिर मार्केट वालों को या किसानों को या दूसरे तमाम लोगों को भी रेट खुद से तय कर। ये मार्केट देखिए, जिस मुल्क की मार्केट जितनी ज़्यादा लिबरल होगी, जितनी ज़्यादा इकानमी उसकी आज़ाद होगी, वो उतना ही ज़्यादा जो है वो तरक्की पे चलेगा। जिसकी मार्केट जितनी ज़्यादा गवर्नमेंट ओरिएंटेड होगी वो वहाँ पर ये मसाइल जन्म लेते रहेंगे। देखिए डिप्टी कमिश्नर कभी भी रेट पर इम्प्लीमेंट नहीं करवा सकता, बिल्कुल सही। वो कार्रवाई डालने के लिए 10, 15, 20 जुर्माने डाल देता है, बस उसके बाद वो कार्रवाई ख़त्म हो गई। वो लोग, वो चाहे कोई कसाई है, वो क्या करता है, वो जुर्माना जो हुआ है वो अगले गाहक में ऐड करना शुरू कर देता है कि अगर वो उसको एक ह्यूमन साइकी भी तो है ना कि अब हम देख रहे हैं कि चीनी मार्केट से जो है वो शॉर्ट होने लग गई है, लोगों ने स्टोर करना शुरू कर दिया है, और जो आम सारिफ है वो अपनी ज़रूरत से ज़्यादा खरीद रहा है। हम चीज़ देखते हैं कोई चीज़ महंगी हो रही है, उसकी डिमांड ज़्यादा हो गई है, सप्लाई कम हो गई है, तो ऑटोमेटिकली मार्केट के अंदर शॉर्टफॉल पैदा हो जाता है उस चीज़ का, और हम देखते हैं उस चीज़ की प्राइस ऊपर चली गई है।
हमारे लोग क्या करते हैं, हमें 5 किलो चाहिए, हम 10 किलो लेंगे, वो ऑलरेडी शॉर्ट हो रही है। कंज्यूमर पूरी दुनिया में यही करता है। यहाँ पर मसला हुकूमत का देखना है कि वो देखे चीनी गई कहाँ पे। जब इतनी ज़्यादा बनी है, जब ये सीज़न है ना, सारा साल तो नहीं बनती, जब सीज़न में इतनी चीनी बन गई है तो वो कहाँ पे गई है? अफगानिस्तान में कौन स्मगल करता है ना, वो हुकूमती करिंदे होते हैं जो इसमें फैसिलिटेट करते हैं, फिर लोगों में नंबर टांगने के लिए डीसीज को पीछे डाल देते हैं कि जाओ जाके ताजरों को तंग करो। देखिए चीनी का सारा फायदा शुगर मिल मालिक उठाता है, बिल्कुल आगे जाके ताजरों को जितनी बोरियां मिलती हैं एक्स मिल रेट, उसमें वो अपना प्रॉफिट डाल के आगे दे देते हैं। ये क्या करते हैं, वो एंड जो दुकानदार बेचारा महंगे दामों लेके महंगे दामों बेच रहा है, उसको जाके जुर्माना कर देते हैं। पीछे जो पूरी चेन है उसको कोई हाथ नहीं डालता, क्योंकि वो सारे सियासत में बैठे हैं, वो सारे जो है वो ब्यूरोक्रेसी में बैठे हैं, और उनका यानी सारा हम किताब हकीकी मसले को पिन पॉइंट नहीं करते। Exactly, हम सिर्फ जो नंबर- पिक्चर नजर आ रही होती है कि जी महंगी ये बेच रहा है, वो ये नहीं देख रहे कि इसने भी तो महंगी खरीदी है। जी जी वो बेचारा कौन सा वो पल्ले से बना रहा है घर में। मैं अब्दुर्रहमान साहब की बात को आगे बढ़ाता हूँ, एंडोर्स भी करता हूँ। बेसिकली माफियाज हैं हाँ, वहाँ, ये भी वो reality एक है हमारी हाइप society क्रिएट करते हैं, वो मतलब स्टॉक भी करते हैं। अब देखें ना, इसमें वो गवर्नमेंट का इसमें क्या अमल दखल है? वो जो माफियाज हैं वो इसको स्टॉक करते हैं, पैसा उनके पास होता है, लगा देते हैं खरीद के अपने। जो जखीरा अंदोजी क्यों हराम किया इसको जी हमारे मजहब में, इसी वजह से ना। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं जैसे पहले बात की थी, एक इनफरादी, एक इंडिविजुअल अपना रोल पहचाने, अपनी जिम्मेदारी महसूस करे। वो देखिए उनका मकसद तो पैसा है, मनी मेकिंग है। अब वो माफियाज से क्या पैसा लगा के इकट्ठा कर उसको रख लिया, फिर हाइप क्रिएट कर दी, चीज़ें खत्म हो रही हैं जी। अब उसमें एक जो कंज्यूमर है वो बेचारा सोचता है कि यार देखें ये तो बड़ी बेसिक ज़रूरतें हैं, आटा हो गया, चीनी हो गई। अब वो ये समझते हैं कि शायद कल मिले ना। ऐसा एक वो सोशल मीडिया का दौर है, इसका ये सोशल मीडिया ने बहुत ख़राब किया है हमें। उसमें वो ऐसी एक गेम, एक ऐसा एक वो हाइप क्रिएट कर देते हैं, जिसकी अपनी कोई भी ओपिनियन हो वो सोशल मीडिया के ऊपर लगा आ जाता है। वो चाहे सही हो या बिल्कुल सही बात। देखिए ना, अब सोशल मीडिया ने इस हाइप को, यानी अगर हम इसी बात पे ले लें जिसका जो ओपिनियन है, अब जो ओपिनियन पीछे हम थोड़ा सा ये टाइम जाए साल पीछे, अब ये क्या हुआ था जिसमें मतलब ये हमारे अदारे जो वो गैर महफूज हो गए, हमारे जो स्टेक होल्डर्स हैं वो गैर महफूज हो गए, हमारे पाकिस्तान का, हमारी रियासत पाकिस्तान की रिट है वो गैर महफूज हो गई। ये सारा कुछ जो है ना, अनफॉर्चुनेटली ये इसमें ये सारा ये सोशल मीडिया का बड़ा इसमें रोल था कि एक वो जो सो कॉल्ड लीडर है जो अपने को क्लेम करता है, और उसने इस तरीके से एक पैगाम दे दिया। अब वो जो नौजवान है, नो डाउट कि ये जज्बाती होते हैं, ये सोचते कम है और करते ज़्यादा है। और हमारा पाकिस्तानी नौजवान तो वैसे ही माशाल्लाह बड़ा ब्रेव एंड बोल्ड है। अब उनको एक ऐसे एक जैसे सो कॉल्ड लीडर की एक कॉल मिल गई, एक लाइन मिल गई, अब उस लाइन को पकड़ के जनाब उन्होंने उस पर काम करना शुरू कर दिया, और उसके पीछे उसको उन्हें सपोर्ट करने वाले भी आपको पता है कौन लोग थे। तो अब इसी तरह से देखिए, अगर हम इसी मार्केट की बात करते हैं, हम सियासत की बात करते हैं, तो जब इस तरह की चीज़ें होंगी, इनको चेक एंड बैलेंस प्रॉपर नहीं होगा, इस तरह की हाइप्स क्रिएट होंगी, तो फिर इसमें हमारी मतलब ये चीज़ें भी कम होंगी, लोगों में बेचैनी भी फैलेगी, वो फिर ज़्यादा खरीदेंगे भी, चीज़ें कम होंगी, उनके रेट्स बढ़ेंगे। इसी तरह सियासत की बात करें तो उसमें फिर डेफिनेट बात है कि फिर इसी तरह जो इस तरह ये एजिटेशंस हुई हैं, कन्फ्रंटेशंस हुई हैं, बेचैनी, इसतराब, तो ये सारा कुछ जो है ना, ये अनफॉर्चुनेटली सूरत हाल पुरअमन कब होगी? कब हम सोचेंगे जी सुबह उठें और हमें पता हो कि जी चीज़ों के जो रेट्स हैं वो वही रहेंगे, आज कुछ इस चीज़ का हमें नहीं पता अभी 2 घंटे बाद क्या होना है, पेट्रोल की प्राइसेस के एकदम से बढ़ जाएं। बड़ा इसका आसान जवाब है जी, हर एक इंडिविजुअल अगर अपना इनफरादी रोल पहचान ले, अपने ज़ाती रोल को पहचान ले, अगर वो स्टेक होल्डर है, वो पीएम की सीट पे बैठा है, पीएम से लेके एक पीएन तक हर बंदा अपना रोल पहचान ले, अपनी जिम्मेदारी महसूस कर ले। हर एक आम वोटर सपोर्टर, एक आम बाशिंदा, एक आम रुकन जो है, वो अगर अपना रोल पहचान ले, तो अल्लाह के फजल करम से मैं ये समझता हूँ कि ये बेचैनी ख़त्म होगी, और अल्लाह के फजल करम से मतलब सुकून भी आएगा, सस्टेनेबिलिटी भी आएगी, रेट्स इंडिविजुअली हमें अपना किरदार अदा करना होगा, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। हम अपना फर्ज अदा कर लें। वी थिंक अबाउट आवर ऑब्लिगेशंस, नॉट अबाउट आवर राइट्स। जिस दिन हम ये सोचना शुरू कर देंगे, यकीन करें ऑटोमेटिकली द सोसाइटी अराउंड यू, ये सब चीजें मुस्बत होना शुरू हो जाएंगी। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक जी। सिटी 10 में एक मरतबा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मुनव्वर फयाज सनी साहब और उनके साथ साथ मौजूद हैं हमारे साथ अब्दुर्रहमान भी। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। हम बात कर रहे थे अब्दुर्रहमान के ब्रेक पे जाने से पहले कि हमें इंडिविजुअली अपना किरदार अदा करना और कितना ज़रूरी है कि हर शख्स जो है वो अपने फ़र्ज के हवाले से सोचे बजाय इसके कि अपने हकूक जो है वो सोचे। तो इससे क्या पॉजिटिव एक माशरा जो है वो परवान चढ़ेगा? हाँ शराज, ये बड़ी असल बात है। दोनों चीज़ें, अपने हकूक फ़राइज़ दोनों चीज़ें वो याद रखे तो मसले ही ना हो। सारे मसलों का जो है वो हल निकल आए। मसले तो तभी पैदा होते हैं कि जब वो सिर्फ अपने हकूक पर बात करता, अपने फ़राइज़ पर बात नहीं करता। जहाँ पर उसके सोसाइटी को देने का टाइम आता है तो वहाँ पर वो चीज़ें भूल जाता है। जब सोसाइटी से लेने का टाइम आता है तो उसको सारी चीज़ें याद होती हैं। तो असल यही मसले की जड़ है कि इन्हीं चीज़ों पर बात बहुत कम की जाती है। हमेशा जो है वो बात इस पर होनी चाहिए। यहाँ पर मोटिवेशनल स्पीकर्स इस पर बात करते हैं, उलमा हज़रात को भी करनी चाहिए, आम टीचर्स को भी करनी चाहिए, स्टूडेंट्स को भी बताना चाहिए कि उसके इस दर्सगाह से क्या क्या चीज़ें एक्सपेक्टेड उससे दर्सगाह कर रही है और वो क्या चीज़ें एक्सपेक्ट कर सकता है। यहाँ पे नॉलेज लेगा, कल को वापस आएगा। तो ये सारी चीज़ें हमारे इस पर बहुत कम बात की जाती है। ये बड़ा मसला है कि इस पर मज़ीद बात अगर हो तो चीज़ें बहुत ज़्यादा बेहतर हो सकती है। जैसे देखें, कोई भी बच्चा पैदा होता है, वो जब अपनी स्टेजेस अपने घर पे या अपनी मोहल्ले में या स्कूल में, यूनिवर्सिटी में सारा टाइम गुजारता है, तो वहाँ पर उसको अगर अच्छा इंसान बनाकर सोसाइटी में फेंका जाए तो उसका अच्छा रिजल्ट आएगा। और अगर ये सारी चीज़ें उसको जाके प्रैक्टिकल लाइफ में पता चलेंगी तो शायद उस तरह से बेहतरीन आए। क्योंकि यहाँ पर बच्चे को हमेशा लेना ही सिखाते देते हैं, देना नहीं सिखाते ना, फिर उसका इम्पैक्ट उसकी पूरी शख्सियत पर पड़ता है। बिल्कुल, ये बड़ा ज़रूरी है और ये अब्दुर्रहमान ने बड़ी इम्पॉर्टेंट गुफ्तगू की है कि हर बच्चे की तरबियत किस हद तक ज़रूरी है और कि तरबियत मेरे ख्याल में एक स्पेसिफिक स्टेज होती है जहाँ से उसकी तरबियत इस तरीके की, इस नौयत की शुरू कर देनी चाहिए कि तुम्हारे फ़र्ज़ क्या हैं, ना सिर्फ तुम्हारे हक। हाँ जी, मैं यहाँ ऐड करना चाहूँगा अब्दुर्रहमान भाई की बात को आगे बढ़ाते हुए कि हमारी मतलब यूनिवर्सिटीज़ हैं, स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, वहाँ तालीम तो है, अनफॉर्चुनेटली वहाँ एक तरबियत जो है ना वो नहीं है। हाँ, तरबियत का जो एलिमेंट है वो ज़्यादा होना चाहिए। देखिए, तरबियत अगर अच्छी होगी तो यकीनन फिर एक अच्छी आपकी ज़हन साजी होगी, अच्छी आपकी सोच अच्छी होगी। फिर डेफिनेट बात है, सोसाइटी हमें इतना कुछ देती है, नाम देती है, हमें सोसाइटी इज़्ज़त देती है, मुकाम देती है। अब सोसाइटी को जो पे बैक करने का रवाज है वो हमारे बिल्कुल भी नहीं है, वो असल में तरबियत की ही कमी है। तो इसमें मुझे अक्सर प्लेटफॉर्म पे बहुत जगह मुझे बात करने का मौका मिलता है, तो मैं यही कहता हूँ कि जो तालीम तो है लेकिन जो तरबियत है इसका जो है इसकी जो कमी है ना उसको दूर किया जाए। तो यही मैं समझता हूँ कि इसमें मीडिया का भी बड़ा एक इम्पॉर्टेंट रोल है कि वो ऐसे प्रोग्राम्स को, ऐसे स्टेक होल्डर्स को, ऐसे जो एक्सपर्ट्स हैं उनको ला के हेल्दी डिबेट्स करवाएं ताकि जो हमारे जो नौजवान हैं, हमारे जो बुज़ुर्ग भी हैं, कम अज़ कम बच्चे भी हैं, उस प्रोग्राम्स को देख के उससे इंस्पिरेशन लेते हैं। तो फिर मैं समझता हूँ कि अगर वो ऐसी चीज़ें अगर हम बात करेंगे तो वो इंशाल्लाह वो आम ज़बानों पे बात आएगी, आम ज़हनों में जाएगी बात, तो उसके अच्छे असरात आएंगे। अच्छा, अच्छे असरात आएंगे। मैं एक पैगाम भी आपसे लेना चाह रहा हूँ बिकॉज द टाइम इज़ रनिंग आउट। जी, मुझे ये बता दीजिएगा कि सियासत हमारी जो है, हमारे मुल्क की सियासत है, उसमें कमियाँ क्या हैं, कहाँ लूप होल्स हैं, कौन सी चीज़ें हैं जिनको बेहतर किया जाए ताकि सियासत जो हमारे उसमें एक इस्तेहकाम आ सके? देखिए, इसमें कमी बेसिकली वही है कि एक जो बंदा जिसको आप सियासत में देखते हैं, जैसे मैंने बात अपनी गुफ्तगू का स्टार्ट लिया था कि हमें वहाँ पे बैक करना है अपनी सोसाइटी को, उन लोगों को जो आपको ओन करते हैं, जो आपको वो एक रिस्पेक्ट देते हैं और आपके ऊपर ट्रस्ट करके आपको एक प्लेटफॉर्म पे पहुँचाते हैं। तो अगर वो इसको ओन करेंगे ये समझ के कि बेशक अल्लाह ताला जिससे चाहता है दीन का काम और जिससे चाहता है मखलूक की फलाह का काम लेता है, तो फिर ये समझना होगा, मानना होगा कि अल्लाह पाक मुझसे ये मखलूक की फलाह का काम लेना चाह रहा है। तो फिर अपने रोल को आइडेंटिफाई करके, जिम्मेदारी पहचान के उसको इस तरीके से अदा करना होगा कि जिससे मतलब इस सोसाइटी को जो पे बैक आप कर सकें। तो इस चीज़ की कमी है। जब ये इस पे गौर होगा और इसको तवज्जो दे के इसको ऑन करके जब इंशाल्लाह हम आगे बढ़ेंगे तो इंशाल्लाह फिर ये जो इज़्तिराब भी कम होगा और सियासत सस्टेन भी करेगी। आपको लगता है कि थोड़ा सा लैक ऑफ टॉलरेंस भी है सियासत में? नहीं, लैक ऑफ टॉलरेंस तो इस टाइम बिल्कुल टॉलरेंस है ही किधर। अभी आप देख लें कि एक वही जैसे हम राइट्स की और उसकी बात कर रहे थे कि जी वो जो फ़र्ज़ है और हक, हम हाँ जी हक की बात है। तो अब एक बंदा जो है वो देखिए वो समझता है कि मेरा हक है, मैं अपने बच्चों का रिज़्क़ रोज़गार कमा रहा हूँ, वो रेडी अपनी लगा देता है एक ऐसे फुटपाथ पे कि जहाँ वो लोगों के गुजरने की जगह है।
अब देखिए, आप उस बंदे को कुछ समझाए, भाई ये हक है उसका भी, अगर आपके बच्चों का रिस्क और हक है तो वो वहां से गुजरने वाले का हक है। तो ये भी तो करप्शन है ना। हम सियासतदानों को बुरा भला कहते रहते हैं, तो क्या है कि हम एक उस रेडी वाले को भी पूछे ना कि भाई आप अगर जिस जगह पे आप खड़े हो यहां से गुजरने वालों का हक है, आप उसका हक मार रहे हैं। आप ये क्लेम कर रहे हैं कि देखिए जी मैं तो गरीब बंदा हूं, अपने बच्चों का रिज़्क रोजगार कमाने के लिए यहाँ खड़ा हूं, और भाई कमाओ, लेकिन ऐसी जगह पे जाओ ना जहां जाके आप दूसरों को हक मार के अपने बच्चों का हक आप कैसे कमाएंगे। फिर वो जब उस तरह से जब आप कमाएंगे, वो लुकमे जब आपके बच्चों के जाएंगे उनके हलक से नीचे, तो फिर उसके नतीजे भी तो वैसे ही होंगे ना। तो अनफॉर्चुनेटली हमने हमेशा ही सियासतदानों को बुरा कहा है, हमने हमेशा ही गवर्नमेंट को ब्लेम किया है, हमने हमेशा ही जो ब्यूरोक्रेसी है उसको हमने क्लेम किया है। हमने इस मसले को एड्रेस इस तरीके से किया ही नहीं है। हमने इस तरीके से बात ही नहीं की कि अभी ये भी तो करप्शन है ना, कि आप अगर जा रहे हैं, गाड़ी खड़ी कर दी आपने सड़क पे कि मैं अपनी जरूरत पूरी करने लगा हूं, कि मेरा हक है जी कि मैंने अपनी चीज लेनी है तो गाड़ी मैंने सड़क पे खड़ी करनी है। भाई आप गाड़ी को ऐसी जगह पे पार्क करो कि जो गुजरने वाले उसका रास्ता आपने ब्लॉक कर दिया। जरूरत आपकी है, जो गुजरने वाला उसका तो उसमें कोई उसको तो फायदा नहीं है। देखिए ना, इस लेवल पे जाके हमें इसको डिबेट बनाना और होगा। हर शख्स जो है इस वक्त वो उसको बस वो जिसे कहते हैं ना कि हल्का सा छेड़ने के लिए वो बैठा हुआ है, वो उसको हल्का छेड़ो तो साथ ही फट तो वो बम बना हुआ है, न्यूक्लियर वेपन बना पड़ा है पूरा, आप उसको छेड़ो वो आपके गले को लगने के लिए तैयार है। फ्रस्ट्रेशन है हमने खुद पैदा की है, फ्रस्ट्रेशन है हमने खुद इसे कम करना है। अपने जिम्मेदारी को पहचान के, अपना हक अदा करके, अपना राइट ये जो कहते हैं ह्यूमन राइट्स, और ये सारे ये जो राइट्स वाले ना अनफॉर्चुनेटली जो मतलब इस तरह के जो मतलब ये जो इस तरह के लोग हैं ना, अनफॉर्चुनेटली इन्होंने मतलब हमने अपना देखा ना कि पड़ोसी का मुंह लाल है तो हमने अपने मुंह पे चुपेड़े मारनी शुरू कर दी। हमें अभी जरूरत है, तरबियत की जरूरत है, हमें बहुत कुछ सीखने की जरूरत है, हमें बनने की जरूरत, हमें कौम बनने की जरूरत है, हमें तरबियत की जरूरत है। ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम अपने अंदर टॉलरेंस पैदा करें। लैक ऑफ टॉलरेंस जो है उसको खत्म करने के लिए अवेयरनेस और एजुकेट करना लोगों को बहुत ज्यादा जरूरी है, और उससे ही जो है वो चीजों के ऊपर काबू पाया जा सकेगा। मैं एक दफा शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, हमारे गेस्ट हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर मुनव्वर फयाज सनी साहब। बड़ी अच्छी और बड़ी सहर हासिल गुफ्तगू रही है आपके साथ, एंड इट वॉज ऑनर टू हैव यू ऑन माई शो। रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून थे, और इनके साथ अब्दुल रहमान हमारे साथ मौजूद है, सीनियर रिपोर्टर हैं, पॉलिटिक्स की बीट कर रहे हैं। आपका भी बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। यहाँ पर एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे। आप कहीं मत जाइएगा, साथ रहिए। वेलकम बैक जी। सिटी एट 10 में एक मरतबा फिर आपको आपका होस्ट शराज भट्ट खुश आमदीद कहता है। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन उससे पहले आज जानते हैं आज के भाव। हमारे साथ मोहम्मद बिलाल डोगर मौजूद हैं। बिलाल, बताइएगा आज के भाव के हवाले से। जी बिल्कुल, मार्केट कमेटी फैसलाबाद की जानिब से आज बरोज सोमवार की रेडी जो रुपये दर्जन के ऊपर बरकरार हैं। ये कीमतें गुज़िश्ता रोज़ की हैं, उसके ऊपर ही ताहाल अभी भी ये कायम है। जबकि सब्जियों में बात करें तो बेशतर तेज़ी देखी जा रही है। टमाटर 5 रुपये सस्ते हुए 110 से 105, लहसुन चाइना 10 रुपये महंगा हुआ है 330 से 340, लीमू देसी 25 रुपये सस्ता हुआ है 150 से कम होते हुए 125 पे आया है। सब्ज मिर्च 5 रुपये महंगी हुई है 100 से 105, बंद गोभी 20 रुपये महंगी हुई है 55 से 75 रुपये किलो, घिया तोरी 10 रुपये महंगी हुई है 85 से 95 रुपये किलो, खीरे 10 रुपये महंगे हुए हैं 75 से 85 रुपये किलो, शिमला मिर्च 10 रुपये सस्ती हुई है 150 से 140 रुपये किलो, गाजर 10 रुपये सस्ती हुई है 85 रुपये से 75 रुपये किलो, धनिया 10 रुपये सस्ता हुआ है 260 से 250 रुपये किलो। अगर फलों में बात करें तो फलों के अंदर जो है वो मौसमी फल बदल क्यों मौसम की तब्दीली के साथ ही फलों के अंदर बड़ी तब्दीलियाँ जो देखी जा रही हैं। सेब गाचा 210 रुपये किलो पे है, गर्मा 20 रुपये सस्ता हुआ है 120 से 110 रुपये किलो, 100 रुपये किलो खुरबानी जो है 190, अंगूर गोला 220, फालसा 150 रुपये किलो पे कायम है। आड़ू 10 रुपये सस्ता हुआ है 180 से 170 रुपये किलो, जामन 45 रुपये सस्ते हुए हैं 180 से 135 रुपये किलो, आम अनवर रटोल 45 रुपये महंगा हुआ है 120 से 165, आम सिंदड़ी 5 रुपये महंगा हुआ है 125 से 130, आम चौंसा 10 रुपये महंगा हुआ है 130 से 140, आम दुशहरी 120 पे है, आम फजरी 80 रुपये किलो पे बरकरार है। कीमतों के अंदर फ्लक्चुएशन है। हफ्ते के आगाज के अंदर ही खास तौर पे फलों के अंदर तमाम रद्दोबदल देखा जा रहा है और केले के अंदर एक बड़ी कमी जो है वाक़या हुई है और गिरते हुए 160 रुपये दर्जन पे आ चुका है, जो कि कीमत 200 से कम होने का नाम नहीं ले रही थी। जबकि ब्रायलर मुर्गिया गोश्त और अंडे, ब्रायलर मुर्गिया गोश्त कमोबेश 2 माह बाद 600 पे आया है। इसके बाद अब कम होता है, ज़्यादा होता है, लेकिन ये फ्लक्चुएट कर रहा है 600 से 700 के दरमियान, जो कि आम आदमी के लिए महंगा तरीन है। जी
बहुत शुक्रिया। बिलाल डोगर हमारे साथ मौजूद थे जो कि तफसीलात बता रहे थे आज के भाव के हवाले से मार्केट की। तो कोई भी चीज़ खरीदिए उससे पहले आज की रेट लिस्ट ज़रूर देख लीजिएगा। मेक श्योर कि आपको जो है वो बेवकूफ़ ना बनाया जा रहा हो, ये बड़ा ज़रूरी है। और अब बढ़ाते हैं प्रोग्राम को आगे, लेकिन इससे पहले मैं बता दूं कि जो आज के भाव बताए जा रहे थे इस हवाले से आवाम की अवेयरनेस की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हमें वो ज़्यादा सब्जी पसंद होती है जो ज़्यादा महंगी हो जाती है। इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली उसके अंदर डेवलप ज़्यादा होता है। जो चीज़ महंगी हो जाती है, शॉर्ट हो जाती है, उसमें इंटरेस्ट ज़्यादा डेवलप हो जाता है। आलू सस्ता होगा कोई नहीं खरीदेगा, आलू जब महंगा हो जाता है माह रमज़ान के अंदर तो हमें आलू ही खरीदना होता है। तो ये एक नेचुरल जिसे कहते हैं कि अंदर इंस्टिंक्ट है, ह्यूमन इंस्टिंक्ट है, यू कैन से, कि जो इंसान का दिल वही करेगा जो चीज़ मुश्किल से अवेलेबल होगी उसको खाना। तो ये अवेयरनेस की ज़रूरत है कि उसको अगर नॉर्मल रखा जाए तो कीमतें मुस्तहकम रह जाती हैं। और आवाम की अवेयरनेस के हवाले से बात करें तो अवेयरनेस के ही टॉपिक के ऊपर आज हम गुफ्तगू करेंगे, लेकिन वो अवेयरनेस किस पर्सपेक्टिव में है ये आपको भी चंद सेकंड्स के अंदर पता लग जाएगा। तो मैं तारुफ करवा देता हूँ, हमारे मेहमान, बहुत ही स्पेशल मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनका तारुफ करवाता हूँ, उसके बाद गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ आज मौजूद हैं मकसूद अहमद नून साहब जो कि CTO फैसलाबाद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेरी वार्म वेलकम इन आवर शो। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्लाह का ऑल गुड माशाल्लाह। उनके साथ साथ मौजूद हैं हमारे साथ मोहम्मद तैयब साहब जो कि हमारे सीनियर क्राइम रिपोर्टर हैं। तैयब साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से? आप दोनों को बहुत वेलकम। सीट साहब आपसे ही गुफ्तगू की शुरुआत करना चाहूंगा। मैंने भी इंट्रो में बताया आवाम की अवेयरनेस के हवाले से, तो माशाल्लाह मुझे जहां तक आपका पता है कि यू केम टू फैसलाबाद फॉर द फर्स्ट टाइम। जी जी सबसे पहले मेरा सवाल ये, हाउ डिड यू फाइंड द फैसलाबाद सो फार? कैसा लगा फैसलाबाद आपको? जी बिल्कुल, बड़े जिम्मेदार शहरी हैं। जो भी कंपेन हमने चलाई है उस पर मनोअन अमल हो रहा है, तो इससे अंदाज़ा होता है कि यहाँ के शहरी जो हैं बड़े जिम्मेदार हैं। अगर उनको अवेयरनेस दी गई तो वो इस पर अमल कर रहे हैं। अच्छा जी, आपने बताया कि बड़े जिम्मेदार शहरी हैं, तो हेलमेट के हवाले से जिम्मेदारी नजर नहीं आ रही है। मैं अभी भी देखता हूँ लोग बाइक पे घूम रहे हैं, बगैर हेलमेट के घूम रहे हैं। आपने हालांकि इतनी सख्त कैंपेन चलाई है। कैंपेन सख्त की है, लेकिन आवाम की तरफ से रिस्पांस बेहतर हो रहा है, दिन ब दिन बेहतर हो रहा है। हम तो इसको कंपैरिजन करते हैं लास्ट ईयर के साथ। अच्छा, लास्ट ईयर में हेड इंजरी से कितने एक्सीडेंट हुए, अभी क्या हो रहा है, हम तो इस चीज़ से कंपैरिजन करते हैं। लास्ट ईयर जो एक्सीडेंट हुए थे 98 हुए थे हेड इंजरी के इन्वॉल्व थे, जो मोटरसाइकिलें एक्सीडेंट का शिकार हुई, जो लोग हेड इंजरी का शिकार हुए 98 थे। इस दफ़ा अभी तक 71 हुआ है, तो फ़र्क पड़ रहा है। कंपैरिजन किया जाए तो बेहतरी आ रही है। तो मज़ीद जो है आवाम आहिस्ता आहिस्ता कहने के इस तरफ आ रही है, इस चीज़ को समझ रही है कि ये हेलमेट जो है हमारे अपने फ़ायदे के लिए है। लेकिन ये देयर इज ऑलवेज अ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट, तो आपको लगता है कि इम्प्रूवमेंट मजीद? जी बिल्कुल होगी इंशाल्लाह। अच्छा, फैसलाबाद में अगर खास तौर बात करें हेलमेट के हवाले से, तो हम देख रहे हैं कि लोगों ने हेलमेट का इस्तेमाल करना शुरू कर तो दिया है, लेकिन इसके साथ साथ इसमें इम्प्रूवमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लोगों को अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत। दिस इज़ फॉर योर सेफ्टी, नॉट फॉर अस, नॉट फॉर द पीपल हु आर बेसिकली फोर्सिंग यू। दिस इज़ फॉर योर सेफ्टी, आपकी सेफ्टी के लिए ज़रूरत है, आपके तहफ़्फ़ुज़ के लिए, आपको बचाने के लिए बहुत ज़रूरत है। आप सफ़र कर रहे हैं, यू नेवर नो। आप कहते हैं जी मैं बाइक बहुत बेहतरीन तरीके से चलाता हूँ, लेकिन आप अच्छे तरीके से चलाते हैं, क्या पता अगला जो गाड़ी सही तरीके से ना चला रहा हो। तो ये बड़ा ज़रूरी है। तो अगर आपको कोई पुलिस की जानिब से अगर वो पुल ओवर किया जाता है, रोका जाता है, तो उसको माइंड करने की ज़रूरत नहीं। मेरे ख्याल में तैयब साहब इस पर लोगों की अवेयरनेस, लोग माइंड कर जाते हैं कि हमें रोका क्यों है जी, साथ ही फ़ोन उठाएंगे जी, ये बात करें जी मेरे चाचू फलां पुलिस में होते हैं। शुक्रिया शराज। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हेलमेट ओवरऑल इंटरनेशनल लेवल पे ही बड़ा ज़रूरी है, उसके बगैर आप बाइक चला नहीं सकते। लेकिन हम फैसलाबाद की चूँकि बात कर रहे हैं, फैसलाबाद में हेलमेट इतना ही बाइक राइडिंग के लिए ज़रूरी है जितना खाना किसी के लिए या पानी। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक जो देखने में आया, जो हम मुशाहदा करते हैं, सबसे ज़्यादा वायलेशंस बाइक राइडर करते हैं। कोई भी एक्सट्रीम लेफ्ट साइड पे नहीं चलेगा, कोई भी स्टॉप लाइन पे नहीं खड़ा होगा, इशारा तोड़ना, गलत यू टर्न लेना, वन वे की खिलाफ वर्जी करना, हम जो बाइक राइडर हैं अपना फ़र्ज समझते हैं। यही वजह है कि जितने भी ट्रैफिक हादसा होते हैं उनमें 70% से लगभग बाइक इन्वॉल्व होती है। बाइक इन्वॉल्व होती है। अगर वो खुद नहीं वायलेशन उनमें से कुछ 10-20% ने की, तो कोई दूसरा उनको आके हिट करेगा हेलमेट ना होने की वजह से। अभी मैं आपको बताऊं, ये 2 घंटे पहले शीरीवाला खुलियावाला में ये वाकया हुआ है। तलहा नाम का बच्चा था 22 साल का, वो फैक्ट्री मजदूरी के लिए जा रहा था, खुद ही मोटरसाइकिल स्लिप हुई है, बराह रास्त सर पे चोट लगी है, मौका पर एक्सपायर हो गया है। ये 2 घंटे पहले की बात है। अब अगर हेलमेट उसने पहना होता तो एट लीस्ट
वो ये हेड इंजरी की वजह से एक्सपायर ना होता। तो अब यहाँ जब आपने बात की कि माइंड करते हैं, ये सिर्फ माइंड नहीं करते, अपनी बहुत बड़ी इंसल्ट समझते हैं। हमारे मीडिया वाले लोग अपनी इंसल्ट समझते हैं, हमारे पुलिस एहलकार अपनी इंसल्ट समझते हैं, हमारे वकला हजरात इंसल्ट समझते हैं। कोई भी सरकारी मुलाजम है वो कहेंगे हमें क्यों रोका। ये जब देखें हमारे ट्रैफिक वार्डन्स जो हैं वो अपना काम कर रहे हैं, वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि शहरी हेलमेट पहने, लेकिन उनको रेजिस्टेंस कहाँ पे आती है? हमारी वजह से आती है, मीडिया के लोगों से आती है, पुलिस डिपार्टमेंट उनके अपने पेटी भाइयों से आती है, लॉयड हजरात से आती है, उनको सरकारी मुलाजमीन से आती है। और फिर लोग ये भी देखते हैं कि देखिए वो मीडिया पर्सन है उसका आपने चालान नहीं किया, आपने वो पुलिस ऑफिशियल है उसका चालान नहीं किया, हमारा क्यों चालान किया? ये चीज़ें अब हुकूमत पंजाब ने, IG पंजाब ने ये पाबंदी लगा दी, बैन कर दिया कि हेलमेट के बगैर कोई बाइक नहीं चलाएगा। लेकिन तमाम डिपार्टमेंट्स को साथ इंस्ट्रक्शन नहीं दी जा सकी कि आप सबसे पहले अपने मुलाजमीन पे इसका इम्प्लीमेंट करें। IG पंजाब को ये चाहिए था कि अब पुलिस डिपार्टमेंट में अपने जो इनके रीजनल हेड्स हैं, डिस्ट्रिक्ट पुलिस के हेड्स हैं, उनको ये हुक्म होता कि आपका कोई पुलिस ऑफिशियल बगैर हेलमेट के, खा वो यूनिफॉर्म में हो, खा यूनिफॉर्म के बगैर जा रहा हो, हेलमेट के बगैर नहीं चलाएगा, लोग उसको देख के मोटिवेट हों कि हमारी पुलिस ने पहना है, ये हमने भी पहनना है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ अवाम के लिए पाबंदी है, अदरवाइज को पाबंदी सरकारी मुलाजमीन की नजर नहीं आ रही। सर आई नीड योर स्टांस ऑन दिस। जी बिल्कुल, मैं इसमें क्लियर कर दूं, ये ऐसी बात नहीं है। IG साहब पंजाब की तरफ बड़ा स्ट्रिक्ट, तमाम DPO, ऑल CPO, तमाम ट्रैफिक, तमाम मुलाजमीन, पुलिस मुलाजमीन के लिए सख्त ऑर्डर है कि अगर कोई मुलाजम पुलिस की वर्दी पहन के हेलमेट के बगैर बाइक चलाएगा तो उसके खिलाफ पर्चा दर्ज किया जाएगा। लाहौर में दर्ज भी हुए हैं। अगर देखें, बिल्कुल इनकी बात सही है, अगर हम पहले खुद इस पे अमल नहीं करेंगे तो हम आवाम से क्या तोक़ो रखेंगे? तो ऐसी कोई बात नहीं है। तैयब साहब, आपके इतला के लिए अर्ज है कि IG साहब की तरफ से बड़ा स्ट्रिक्ट ऑर्डर है। फैसलाबाद में इंप्लीमेंट है? बिल्कुल जनाब, आप बिल्कुल, हमने भी कार्रवाइयाँ की हैं, हमारे पास फिगर है, हमने बाकायदा जो पुलिस वालों ने हेलमेट नहीं पहना था उनके खिलाफ बाकायदा कार्रवाई की गई है। अभी तक आपके इस शहर में 45,000 लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो चुकी है। हेलमेट ना पहनने की वजह से 45,000 लोगों के खिलाफ हेलमेट की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई की जा चुकी है। इसके अलावा जो हमने जो स्लोगन है कि नो हेलमेट नो पेट्रोल, नो हेलमेट नो पार्किंग, नो हेलमेट विदाउट नो राइड, क्या ये कैंपेन फैसलाबाद भी स्टार्ट हो गई? कैंपेन जी फैसलाबाद में चल रही है, इस पे अमल भी हो रहा है। असिस्टेंट कमिश्नर्स की भी ड्यूटी लगा दी गई है। मैंने डी साहब से बाकायदा नोटिफिकेशन इसका जारी करवाया है और इसके ऊपर बाकायदा अमल भी हो रहा है। कुछ पेट्रोल पंप्स के खिलाफ मैंने रिपोर्ट जनाब DC साहब को भिजवाई तो उस पर उन्होंने एक्शन लिया और उनको जुर्माने किए गए हैं। मेरे पास उसकी एविडेंस मौजूद है, तो मैं आप। अच्छा सर, हम जब जाते हैं मोटरवे के ऊपर या हाईवे पे, हम लोग बहुत ज़्यादा मोहतात रहते हैं। द रीज़न ऑफ दैट इज़ माइट बी द चालान बड़ा हैवी होता है, या फिर हम जैसे ही मोटरवे से या हाईवे से बाहर आएंगे हमने साथ ही सीट बेल्ट खोलनी होती है, 2-3 दफ़ा हॉर्न मारना होता है, अपने आप को ज़रा नॉर्मल पोजीशन में लेके आना होता है कि यार हम सड़क पे आ गए वापस, दुनिया में आ गए वापस। यानी कि आप समझते ही नहीं, आप तस्वुर ही नहीं करते कि आप दुनिया में थे। आप समझते आप पता नहीं बड़े रिस्ट्रिक्टेड एरिया में घूम रहे, बिकॉज कैमराज और देयर, बिकॉज उनकी निगाह आपके ऊपर है, हर जगह लिखा होता है कैमराज आर वॉचिंग यू। शायद इस वजह से मेरे ख्याल में हम इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस कर दें, चालान इतने हैवी कर दें कि लोग जी बिल्कुल, इसमें आपसे बात कर रहा हूँ, जुर्माने हैवी होने चाहिए। इसी से देखें, आप दुनिया के किसी भी बाहर के मुल्कों में चले जाएं, अगर वहाँ पे ट्रैफिक कवानीन पे अमल दरामद हो रहा है तो वो वहाँ के जुर्माने हैं। आप किसी मुल्क के चेक कर लें। अगर मैं दुबई गया हूँ 2-3 दफ़ा, मैंने देखा है कि वहाँ से जो लोग ट्रक के लिए लाइन मखसूस है उसकी जरूरत नहीं है कि वो उस लाइन को क्रॉस करके किसी दूसरे लेन में चला जाए। तो इस तरह जुर्माने हैं भी, अगर वो करेगा तो उसको वो ट्रक बेच के उसका जुर्माना अदा करना पड़ेगा। हाँ, जितने की गाड़ी होती है उतना तकरीबन क्लोज टू दैट। दोस्त आए अगले दिन बता रहे कि उन्होंने इशारा जो सिग्नल जंप करते हैं उस पर उन्होंने 50,000 रख दिया। अच्छा। जुर्माना मतलब बहुत ज़्यादा हैवी जुर्माने हैं। तो ये बिल्कुल पाकिस्तान में भी इस चीज़ की ज़रूरत है। अगर हम अपने जो हमारे किसी भी ट्रैफिक रूल की वायलेशन हो उस पर जुर्माने ज़्यादा हो। मैं तैयब साहब आपसे भी ये सवाल करना चाहूँगा, मोटरवे पे हम कानून को फॉलो करते हैं, शहर में क्यों नहीं करते? शराज देखें, मोटरवे पे मिनिमम चालान है 700-750 का, ये भी कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है। हाँ। लेकिन एक माइंड सेट है, जब मोटरवे बना उसकी तशहीर इतनी की गई कि ये इंटरनेशनल रूल्स यहाँ पे अप्लाई होंगे। मोटरवे के लोगों ने अपना एक माइंड सेट बना लिया कि हमने यहाँ पे वायलेशन नहीं करनी। 750 को बड़ी रकम नहीं है, मोटरवे पे जो गाड़ी लेकर जाता है उसके लिए 7,500 भी कुछ नहीं है। क्योंकि एक माइंड सेट शुरू से बन चुका है। यही माइंड सेट हमारा
आम रोड के ऊपर भी बनना चाहिए। मैं जितने भी सीटीओ साहब आए हैं मैंने उनसे भी रिक्वेस्ट की है और मैं अपने खबरों में ये चीज़ बिल्कुल उजागर करता रहता हूँ कि प्राइमरी लेवल से बच्चों को हम जो निसाब पढ़ाते हैं उसमें एक चैप्टर ट्रैफिक रूल्स का होना चाहिए। परफेक्ट। बचपन से बच्चों का ये माइंडसेट बने कि मैंने साइकिल चलानी है तब मैंने कहाँ चलानी है, मैंने बाइक राइड करनी है कहाँ करनी है, गाड़ी चलानी है तो उसके क्या रूल्स हैं। हमें गाड़ी चलाना या बाइक चलाना बाद में आती है, हमें पहले ये पता होता है 14 अगस्त पे वन व्हीलिंग कैसे वन करनी है, व्हीलिंग या ऐसे बाइक को घुमाना कैसे। ये हमारे 14-15 साल के लड़के, हमारे सिटीजन्स के लिए ट्रैफिक रूल्स कोई चीज़ ही नहीं है। आप फॉरेन में देखें ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। उधर का लाइसेंस लेने के लिए कई माह लग जाते हैं आपको। हमने हमारे पाकिस्तानी दोस्त गए, कई माह लग जाते हैं लाइसेंस लेने के लिए। यहाँ पे आप बस थोड़ा सा ड्राइविंग करनी है, आपने सिग्नल बताने का लाइसेंस मिल जाता है। वो लाइसेंस एक्चुअली हमें वायलेशन करने का मिलता है। उसकी वजह क्या है? हमारा माइंडसेट ही नहीं है। मैं समझता हूं कि ट्रैफिक पुलिस आपको वेयर करे ना करे, आपको ये पता होना चाहिए कि मैंने रोड पे गाड़ी लेकर निकलनी है तो मेरी अपनी जान के साथ साथ रोड यूजर्स की भी जान उतनी कीमती है। मेरी वायलेशन से कुछ और लोगों की इसका मुंह बोलता सबूत है वो कलर का हार का जो जी वो देखिए है, वो आप देखें कि जो एक शख्स बिल्कुल नॉर्मल अपनी गाड़ी लेके जा रहा है, वो बेचारा वैसे वो बेचारा उसके साथ उसका क्या कसूर था, हालांकि बिल्कुल स्लो जा रहा था। तो ये आप जब वायलेशन करते हैं ट्रैफिक की, आप जब रश ड्राइविंग करते हैं तो उससे ना नुकसान सिर्फ आपका होता है या आप अपनी लाइफ को रिस्क में डाल रहे होते हैं, बल्कि आसपास इर्द गिर्द के लोगों को, अपने सराउंडिंग में भी जो लोग हैं वो भी खतरे में होते हैं। मेरे ख्याल में आप इस बात को सेकंड करेंगे। जी बिल्कुल, आप ठीक फरमा रहे हैं, ऐसे ही है। देखिए भाई ने बात की मोटरवे पुलिस की, मैं पायनियर हूँ। 97-8 में हमने ही मोटरवे स्टार्ट किया था माशाल्लाह। और भाई के तलाल के लिए अर्ज कर दूँ, उस वक्त हम पे पाबंदी नहीं थी। हमने एक गाड़ी को 8-8 हज़ार चालान करके जुर्माना भी किया हुआ है मोटरवे पे 98 में। अब तो चले उधर एक पॉलिसी बन गई कि एक ही जुर्म में चलान करते हैं, लेकिन उस वक्त स्टार्ट में 8,000 रुपया भी हमने गाड़ियों में। मुझे स्टिल रिमेंबर मेरा चलान हुआ था गालिबन 2500 रुपए का, और मैं पहली दफा हाँ, मोटर पहले इतने चलान थे 2500 रुपए का चलान हुआ था। और मैं मुझ पे चलान क्या था, मैं तेज नहीं चला रहा था, मैंने कोई वायलेशन भी नहीं की। वायलेशन सिर्फ इतनी सी, यू वर कंटिन्यूसली यूजिंग द थर्ड ट्रैक, जो कि सिर्फ ओवरटेक के लिए। और आजकल वो भी रूल अब मेरे ख्याल में कम हो गया, अब सिर्फ ओवर स्पीडिंग के ऊपर ही हो रहा होता है अक्सर, या मोबाइल यूज कर रहे हो या मोबाइल यूज हो रहा होता है। तो ये मेरे ख्याल में बहुत ज्यादा जरूरी है। जिस तरह लाहौर शहर के अंदर आपने देखा होगा कि वो पिक्चर बाकायदा खींचते हैं, दे सेंड यू, आपको घर के ऊपर चलान आ जाता है, आपको इजी पैसा से या वहीं से जमा करवाना पड़ता है। तो इस नौयत के कोई चलान हो और चलान हैवी हो, बिल्कुल मैं भी एग्री करता हूँ कि चलान हैवी होंगे तो मैं खुद भी वायलेशन नहीं करूँगा। बिल्कुल मैं आपसे एग्री करता हूँ। चलान का जो है ना वो जुर्माना बढ़ाया जाना चाहिए। इस वक्त लोगों के लिए 200 रुपये जुर्माना है हेलमेट ना पहनने पर, तो वो लोगों को इतना ज़्यादा फील नहीं हो रहा। जितना सर मकसूद साहब ने सोशल मीडिया के ऊपर ट्रैफिक की जो वीडियोस देखी है ना, वायलेशन कर रहे हैं, ऊपर से फिर वो वीडियो बना रहे थे वार्डन की, ये देखें जी बदतमीजी कर रहा है मेरे साथ। आप वायलेशन कर रहे हैं, आपने काले शीशे लगाए हुए हैं, लाइसेंस आपके पास नहीं है, इशारा आपने तोड़ दिया, और फिर आप वीडियो बना के सोशल मीडिया के ऊपर लगा रहे हैं इतनी ढटाई के साथ। जी बिल्कुल, कि जैसे आपने कोई गलती नहीं की, गलती सारी उसकी वार्डन की, वो बदतमीजी पे आप उसको मजबूर करते हैं, आप उसके पास लैंग्वेज बुरी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये मेरे ख्याल में लोगों की अवेयरनेस, इस नौयत के हमें जो स्टेप्स लेना बहुत जरूरी है कि नसाब के अंदर, हमें सिलेबस के अंदर। देखिए वालिदैन की भी जिम्मेदारी, अगर आपका बच्चा बाइक पे जाता है, कॉलेज जाता है, जब वो जाने लगे उसको हेलमेट दें। वालिदैन की जिम्मेदारी कि उसको हेलमेट प्रोवाइड करें, उसका बेटा ये हेलमेट पहन, फिर जा, जहाँ भी जाना है, दुकान पे जाना है, कारोबार के लिए जाना है, या यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ने के लिए जाना है। घर वालों की बात तो नहीं टालेगा। तो बिल्कुल जो अपने घर वालों की, ये वालिदैन की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने बच्चों पे ख़ास तौर पे इस चीज़ पे ध्यान दें कि जब भी बाइक चलाएं वो उनको हेलमेट लेकर दें, प्रोवाइड करें। कई लोग, आप यकीन करें, यू वुडंट बिलीव दैट, कई लोग तैयब साहब हेलमेट सिर्फ इस वजह से यूज़ नहीं करते कि उन्होंने मोबाइल फ़ोन पे फ़ोन करने होते हैं बाइक चलाना। मतलब ये तक हालात हमारे। आप डिवाइस लगा लें, बहुत सी चीज़ें हैं। बाहर के मुल्कों में लोग गाड़ी चलाते हुए भी मोबाइल वगैरह यूज़ करते हैं, लेकिन उन्होंने डिवाइस लगाई होती है, वो उनका हाथ फ्री है, उनके देखने वाला देखे बिल्कुल चला रहे हैं। शिराज, मैं ये कहता हूँ कि जुर्माने ज़्यादा करके, यानी हम वो कौम है कि हमने डंडे से हर काम करना है। कहाँ पे ऐसी चीज़ कमी रह गई है कि हमारी वो ट्रेनिंग नहीं है, घर से नहीं है, हमारे तालीमी इदारों से नहीं है, हमारी सोसाइटी में तरबियत नहीं है। मेरे ख्याल में घर से नहीं है, मुझे जहाँ तक लगता है। हाँ, ऑब्वियसली ये बेसिक तो यही है। बिगिनिंग तो स्कूल की वही होती है ना। हाँ, स्टार्ट वही है कि हम जुर्मानों के डर की बजाय हम रूल्स पर, ट्रैफिक रूल्स पर, या कहीं भी रूल्स पर अमल क्यों नहीं करते। ये एक बहुत बड़ा सवाल है।
जिसपे सिविल सोसाइटी भी जिम्मेदार है, जो एडल्ट हैं वो पर्सनली भी जिम्मेदार हैं, पेरेंट्स भी जिम्मेदार हैं, तालीमी अदारे भी जिम्मेदार हैं। जब आप स्कूल गोइंग हो जाते हैं फिर आपका ज़्यादा टाइम स्टडी में गुजरता है। बिल्कुल ऐसा ही है। और इसमें लोगों की जो एजुकेशन है उसके लिए मुख्तलिफ वर्कशॉप्स भी रखी जा सकती हैं, और इसमें मैं कहता हूं कि आवाम भी है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ थोड़ी सी सर जो ट्रैफिक वार्डन्स हैं उनकी भी एजुकेशन की कुछ तो थोड़ी सी ज़रूरत है, क्योंकि वो भी रोकते हैं। मैं खुद आई वॉज द विटनेस ऑफ दैट, मैंने कोई बदतमीजी नहीं की, लेकिन उन्होंने रोका मुझे इस तरीके से कि वो चाबी निकाल ली मेरी बाइक की, बाकायदा ही लिटरली पुट द की ऑफ एंड उतर थले, मतलब लाइक मुझे ऐसा महसूस हुआ मैंने सिग्नल नहीं तोड़ा, मैंने नाउजुबिल्लाह कत्ल ये बिल्कुल गलत रवैया है जी, ये गलत रवैया है, इसके ऊपर भी काबू पाने हम बिल्कुल। मैं आपको बताता चलूं कि हमारी जब भी महाना मीटिंग होती है सेक्टर इंचार्जेस डीएसपी साहबान के साथ, तो मेरा ये उनसे पहला यही वर्ड होता है कि आपने लोगों के साथ कुछ शिखलाखी से बात करनी है। देखें ये भी बात है, अगर कोई इमरजेंसी में घर कोई चीज़ भूला है, लाइसेंस नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर कोई इमरजेंसी तो उसको छोड़ दिया जाए, कोई बात नहीं, उसको ब्रीफ भी किया जा सकता है, उसको समझाया जा सकता है कि भाई जो ड्राइविंग लाइसेंस वो आप अपनी पॉकेट में रखें जब भी आप ड्राइव करें। इसी तरह चीज़ें जो देखें कन्वे जो होता है ना अवेयरनेस, वो लोगों को बिल्कुल दी जा रही है। इसके लिए बाकायदा हमने एजुकेशन विंग बनाया हुआ है जिसमें प्रॉपर एक टीम है जो कि मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में जा रही है, बाकायदगी से मुख्तलिफ अदारों में ड्राइवरान के लेक्चर्स होते हैं, सेमिनार कराए जाते हैं, सब कुछ हो रहा है। हर बंदे को अवेयरनेस तो देखें यानी और उसमें बेहतरी भी आई है। मैंने देख रहा हूँ, पहले ये मैं बात कर रहा हूँ 2-4 साल पहले की, अब मैं देख रहा हूँ कि यंग वार्डन्स हैं, और यंग वार्डन्स जो हैं वो आपसे बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आपके साथ पेश आते हैं। डॉक्टर पीएचडी डॉक्टर ग्रेजुएशन तो तमाम लोग हैं, जितने ये आपको वार्डन सड़कों पे नजर आ रही है तमाम ग्रेजुएट हैं, और एमए एमएससी और पीएचडी तक इन लोगों ने की हुई है। तो वही बात है रवैयों की है, थोड़ा सा ये कल्चर मेरे ख्याल में हमारा हुकूमती सतह पे खत्म हो जाना चाहिए कि फोन कॉल करना और जी ये बात कर लें, जी ये फलां है, वो आपका दोस्त हो, वो आपका जानने वाला हो, अजीज हो, वो डीएसपी हो, जो भी हो, कोई भी हो, मेरे ख्याल में कॉल हम नहीं करेंगे, बात नहीं करेंगे, कॉल आप जिसको मर्जी कर लें, आप प्राइम मिनिस्टर को कॉल करें, रूल इज रूल। नहीं वार्डन सुनते भी नहीं है वैसे टेलीफोन ऑन स्पॉट, ब्रेकिंग उनको यही हो गया हदायत होती है कि आप अपने काम की तरफ तवज्जो दें, प्यार से अखलाक से, जो क्राइम उन्होंने जो जुर्म वायलेशन किया है उसके मुतालिक जो कार्रवाई बनती वो करें। बिल्कुल। सीटीओ मकसूद अहमद नून साहब और मोहम्मद तैयब साहब हमारे साथ मौजूद है। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे, गुफ्तगू इस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी, सिटी एट 10 में एक मरतबा फिर आपका होस्ट शराज बट आपको खुशामदीद कहता है। हमारे साथ सीटीओ मकसूद अहमद नून साहब मौजूद हैं, उनके साथ साथ मौजूद हैं हमारे साथ मोहम्मद तैयब साहब। माशरे की एजुकेशन के हवाले से बात कर रहे हैं कि किस तरह से हम लोगों को एजुकेट कर सकते हैं सो दे कैन बी मोर विजिलेंट टूवर्ड्स द ट्रैफिक रूल्स। ट्रैफिक रूल्स जो हैं वो कितने ज़रूरी हैं? क्या सिर्फ ट्रैफिक रूल्स को लिख देना ट्रैफिक जो ऑफिस होता है उसके बाहर वो काफ़ी होता है, या लोगों की अवेयरनेस के लिए मुख्तलिफ कैंपेन्स और सेशंस सेमिनार्स और अवेयरनेस जो कैंपेन्स हैं उनको चलाया जाए, वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। लेकिन अगर हेलमेट के हवाले से बात करें तो हेलमेट आपके लिए इस हद तक इंपॉर्टेंट, जिस तरह अभी मोहम्मद तैयब साहब ने बिल्कुल शुरुआत में कहा, इतना इंपॉर्टेंट है जिस तरह से आप खाना खाते हैं, जिस तरह से आप सोते हैं, इतना ही इंपॉर्टेंट है। और सीटीओ साहब ने कहा कि उसको लाजुम व मलजूम फैमिली की इसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फैमिली वाले ये नहीं कर सकते कि आपके वालिदैन ये नहीं कर सकते कि यार वो तो हमारी सुनता नहीं, आपकी हर बात सुनेगा। आप चाबियों के साथ हेलमेट भी लटकाएं, जहां पर चाबियां पड़ी होती हैं वहां पर हेलमेट भी पड़ा हो, कि ताकि जब बाइक की चाबी उठाए तो हेलमेट साथ में हो। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हेलमेट को बोझ मत समझिए, वो आपकी सेफ्टी करता है, वो आपका तहफ़्फ़ुज़ करता है। जैसे सीटीओ साहब ने बताया कि जो हेड इंजरीज हैं वो 90+ से कम होकर जो इस साल कंपैरेटिवली 70 तक आ गई हैं। इसका मतलब है कि क्लियरली हेलमेट आपकी तहफ़्फ़ुज़ कर रहा है, और इसके ऊपर हमारी ज़िला इंतज़ामिया, हमारे जिम्मेदार इदारे जो हैं वो इस वक्त अपना किरदार अदा कर रहे हैं। तो सीटीओ साहब मैं इस पर ही गुफ्तगू करना चाहूँगा। मैं चाहूँगा कि हेलमेट के फ़वाइद के ऊपर थोड़ा सा और लोगों को अवेयर कर दिया जाए। जी बिल्कुल, हेलमेट देखें, सबसे पहले तो खुदा न खास्ता जब भी कोई हादसा हुआ आप हेड इंजरी से बचते हैं, ये सबसे ज़रूरी है। अगर फिर भी देखें हेलमेट नहीं पहना होगा, अगर कोई चोट लगती है हेड इंजरी के अलावा भी आपका जिस्म मजदूर हो सकता है, आप किसी मजदूरी की तरफ जा सकते हैं। तो इसके ये तो एक सबसे बड़ा फ़ायदा है। तो हेलमेट के साथ साथ आप साइड मिरर भी लगाएं, मेरी ये हदायत है कि जब भी आप हेलमेट इस्तेमाल करें तो आपकी बाइक के ऊपर साइड मिरर होने चाहिए। मोस्टली देखने में ये आया कि जो हेलमेट वाला भाई है वो मोटरसाइकिल तो चला रहा है, जब वो राइट या लेफ्ट टर्न करता है वो बगैर देखे कर लेता है। पीछे से कोई गाड़ी स्पीड से आ रही है, पीछे से आ रही है, तो
तो उसके साथ वो हिट हो जाता है। तो ये भी प्लीज़ बहुत ज़रूरी है, अगर आप हेलमेट इस्तेमाल करें तो उसके साथ अपनी बाइक पे साइड मिरर भी लगाएं। और देखिए जब आप बाइक चलाते हैं तो आप पहनते हैं, डस्ट से आप लोग बच जाते हैं। डस्ट बहुत ज़्यादा आपके लिए बीमारियों का बायस बनती है। आप जब हेलमेट पहन के बाइक चलाते हो आप डस्ट से भी बचते हैं और आपकी जो मुख्तलिफ कहने के इंसान की सांस की बीमारी हैं और भी बहुत सी बीमारियों से इंसान बच जाता है। बहुत सारी हेलमेट के फायदे हैं, नुकसान सिर्फ सुनने में ज़्यादा लोग कहते हैं जी हेलमेट पहन के गर्मी लगती है, लेकिन जब आप बाइक चलाएं तो उसकी हवा भी आपको आ रही होती है, ऐसी कोई बात नहीं है, वो इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं है। गर्मी तो बर्दाश्त कोई के जवाब काबिल नहीं है, है। लेकिन जिस तरह से सीटीओ साहब ने बताया कि आप अगर पूरी जिंदगी के लिए खुदा ना खास्ता कोई शख्स माजूर हो जाता है तो उससे तो बेहतर है कि आप थोड़ी बहुत गर्मी बर्दाश्त कर लें। तो तैयब साहब मैं आपसे भी गुफ्तगू करना चाहूँगा, बड़ा इंपॉर्टेंट एक सवाल। जब हेलमेट लाज़िम मलज़ूम करार दिया जाता है, ये आज से पहले भी बहुत दफ़ा हो चुका है, उसके बाद फिर ये रूल ख़त्म हो गया। इस दफ़ा मैं उम्मीद करता हूँ कि ये रूल ख़त्म ना हो, और जब भी ऐसा होता है तो फिर कई नए बिजनेस करने वाले लोग भी आ जाते हैं। आपको सड़कों पे वहाँ भी हेलमेट लगे हुए नजर आएंगे जहाँ पे आपने कभी पहले हेलमेट देखे नहीं, और फिर हेलमेट मार्केट से शॉर्ट भी होने लग जाते हैं। तीसरा मसला उसकी प्राइसेस, ये वो फिर आप दोस्त को फ़ोन कर दे, यार कोई हेलमेट वाला जानने वाला है यार, वो तो कम रेट पे ले दे, और 1000-1200 की चीज़ जो है 2000-2500 में मिल रही होती है। क्या कहेंगे इस पर? शहराज, पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि अभी जो आपने कहा कि ये रूल दोबारा बना, ये रूल मौजूद है, ये एसओपी मौजूद है, ये एसओपी मौजूद है और इम्प्लीमेंट इंटरनेशनल लेवल पे मौजूद है कि आप बाइक राइडिंग हेलमेट के बगैर नहीं कर सकते। तो आप देखें फॉरेन कंट्रीज में जो आपके पीछे पैसेंजर है वो भी हेलमेट पहनते हैं। हम अभी यहाँ तो हमारे इंडिया में भी है, ये इंडिया में भी अभी तो हमारे सिर्फ ये है ना कि आप जो बाइक राइडर है वो पहनेगा, तो इन फ्यूचर ये भी होगा इंशाल्लाह कि जो पीछे बैठेगा वो भी पहनेगा। दूसरी बात, नए कारोबार वाले आ जाते हैं, प्राइस बढ़ जाता है। ये सीटीओ साहब ने ये बड़ा अच्छा काम किया है कि जब भी ये कैंपेन दोबारा शुरू हुई है, हुकूमत पंजाब का, आईजी पंजाब का जब ये आर्डर आया है, इन्होंने जो उनकी एसोसिएशंस हैं और जो बड़े दुकानदार हैं, बड़ी कंपनीज हैं, उनसे बाकायदा मीटिंग की है। अच्छा, कि इसकी प्राइस यहाँ पर ही रहेगी, इस आड़ में कि हम ये कैंपेन चला रहे हैं हेलमेट आप यूज़ करें, उसकी आड़ में ये प्राइस इसको बढ़ने नहीं देंगे। अच्छा, अब यही कारोबार की बात देखिए, वो आएंगे लोग, आपकी 1.25 करोड़ की आबादी है शराज, तो अगर बाइक राइडर देखें तो 5 मिलियन तो मस्त लोग, 50 लाख लोग बाइक चला रहे हैं, छोटे बच्चे भी चला रहे हैं, अंडर एज भी चला रहे हैं, बड़े लोग भी चला रहे हैं। 50 लाख बाइक जरूर होंगी हमारे फैसलाबाद में, ठीक है। तो उसकी खपत पूरी करने के लिए, उन तक पहुंचाने के लिए नए कारोबार वाले लोग आएंगे, चले इस तरह उनका भी रोजगार लगेगा। इशू तो ये है कि कीमत ना बढ़े और हर बंदा और उसकी अवेलेबिलिटी रहे और कीमत ना बढ़े, कारोबार के तो मौके होने चाहिए। तो बड़ी ज़बरदस्त और पॉजिटिव बात की है। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि लोगों को एजुकेट किया जाए। और तैयब ने बात की थी सीटीओ साहब कि हम एक स्कूल लेवल के ऊपर या कॉलेज लेवल के ऊपर, जिस तरह बच्चा एक ग्रोइंग एज में आ रहा होता है या मैट्रिक से स्टार्ट कर दें, कोई ना कोई ऐसे कुछ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के साथ भी आपका हुआ है? मुख्तलिफ स्कूल में मैं खुद भी गया हूँ, तो मैं बच्चों से एक ही बात करता हूँ, बेटा जब आप कोई ज़िद करते हैं तो आपके वालिदैन आपकी ज़िद पूरी करते हैं। उन्होंने तमाम ने हाथ खड़े किए, बिल्कुल जी वालिदैन हमारी बात मानते हैं। तो मैंने उनसे फिर रिक्वेस्ट की, तो बेटा जब आपके पापा आपको स्कूल छोड़ने आए या बाइक छोड़ने आए तो आपने आइंदा से उनको कहना, पापा या बाइक हेलमेट पहले पहनो फिर ड्राइव करो। मैंने उनको पिक्चर्स दिखाई, मैंने उनको मूवी दिखाई कि कोई बाप छोड़ने जा रहा है, कोई बाइक छोड़ने जा रहा है, तो उसका एक्सीडेंट, उसकी डेथ हो जाती है ऑन स्पॉट, बच्चे रोते रह जाते हैं, यतीम हो जाते हैं। तो इस तरह बच्चों में बड़ा असर पड़ा। उन्होंने कहा जी, सब ने हाथ खड़ा करके कहा जी आज के बाद हम जब भी कॉलेज अपनी यानी कि स्कूलों में आएंगे तो हम अपने वालिद या भाई से कहेंगे कि बाइक चलाने से पहले हेलमेट पहने, देन वो उसके साथ स्कूल आएंगे। तो फ़र्क पड़ता है। वो छोटे से इनके नौन हाल बच्चे होते हैं, तो उनको जो बात बताई जाती है, वो मुझे आपकी बात से इत्तेफाक है कि वो जो हमारी कौम के मुस्तकबिल हैं, वो इस चीज़ की तरफ अगर वो माइल हो जाएं कि हेलमेट के बगैर हमने मोटरसाइकिल नहीं चलाने देनी, तो बड़े तो ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। जी, ऑटोमेटिक हो जाएंगे। जाहिर बात है, आप देख के हो जाते हैं बच्चों को कि यार बच्चा पहन सकता है तो मैं क्यों ना। जी बिल्कुल। तो ये बड़ा ज़रूरी है। और मैंने देखा है कि जब से आप माशाल्लाह आए हैं शहर में, तो आपने कहा कि मैं एक प्लेटफॉर्म पे आपने बताया कि मैं सोता कम हूँ, रात 2 बजे तक सोता हूँ और सुबह मैं ड्यूटी पे होता हूँ, और मैं खालिस्तन सिर्फ काम करने के लिए और काम कर रहा हूँ। और देखिए भाई, मैं आपको बताता हूँ कि हमारे शहर में हैवी ट्रैफिक की एंट्री होती है रात 11 बजे। देखिए, अगर 11 हमारी पहले ड्यूटी थी फैसलाबाद, ट्रैफिक मुलाजमीन 11 बजे तक ड्यूटी करते थे। तो मैंने कहा जब 11 बजे हैवी ट्रैफिक आती है, आपकी ड्यूटी खत्म,
तो आइंदा ड्यूटी रात को 12 बजे तक होगी। उसके बाद नाइट इमरजेंसी स्क्वाड बना दिए हैं, हर सेक्टर में मौजूद है। और आजकल जो रात की ड्यूटी, हम सिर्फ जो डैम्पर और हैवी ट्रैफिक आती है उनके मैं लाइसेंस चेक करवा रहा हूँ, नाके लगा के बाकायदा। जो आपके शहर में डैम्पर आ रहा है या ट्रक लेके आ रहा है तो उसके पास अगर हैवी लाइसेंस नहीं है तो उसको मैं बंद करवा रहा हूँ। थानों में बंद हो रहे हैं, मेरे पास बहुत बड़ा फिगर है कि हम रोज़ रात को ये चेकिंग कर रहे हैं कि बगैर लाइसेंस के कोई आपके शहर में हैवी ट्रैफिक वाला कोई ड्राइवर ना आ जाए। तो ये चीज़ हम सख्त इसलिए कर रहे हैं कि जो बगैर लाइसेंस के ड्राइवर छोटी उम्र के डैम्पर या ट्रक चलाएगा तो वो हादसे का बायस हो सकता है। बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है कि हम जो है वो लोगों की अवेयरनेस करें और आगाही मुहिम चले, लोगों को एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के लेवल के ऊपर बच्चों को समझाया जाए, सिखाया जाए। ये आपकी लाइफ का हिस्सा जब तक नहीं बनेगा, मुझे लगता है कि तब तक हम जो ट्रैफिक के रूल्स जो हैं उसको इम्प्लीमेंट नहीं करवा पाएंगे। तैयब साहब, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? जिस तरह से आपने बताया कि एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के लेवल के ऊपर भी अवेयरनेस की ज़रूरत है, बड़ों को किस तरह समझाएं? देखिए, जिस सीटी साहब ने बात की, आपने की कि जब बच्चे आपके प्राइमरी लेवल से मैट्रिक लेवल से सेकेंडरी लेवल से ये चीज़ पढ़ेंगे, वो बड़ों को उस पर समझा लेंगे। मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ। जी जी। मेरा एक दोस्त है उमर फारूक, उसका भतीजा 2.5 साल का है। उसका भाई यूके में है, वहाँ से वो अपने फादर के साथ आया और अपने ताया के साथ, मेरे दोस्त के साथ, उसने वो फ्रंट सीट पे बैठ गया। दोस्त मेरा ड्राइविंग शुरू करने लगा, गाड़ी अभी उसने चलाई है तो बच्चे ने शोर डाल दिया। वो थोड़ा सा ना डिसेबल टाइप है, बोलता नहीं है, उसने शोर डाल दिया। हम परेशान हो गए, यार क्या हुआ? उसने इशारा किया, कहता बेल्ट लगाएं। उसने टाइकल बेल्ट लगवाई अपने को, खुद भी बेल्ट गई, कहता अब ठीक है। उसने ऐसे किया। 2.5 साल के बच्चे को ये सेंस है उधर कि बेल्ट के सीट बेल्ट के बगैर आपने गाड़ी नहीं चलानी। तो देखिए, जब सोसाइटी में ये आपको कुछ साल लगेंगे, लेकिन वो तभी होगा मुमकिन। ये ट्रैफिक पुलिस अवेयरनेस कैंपेन चलाती है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में जाती है। कब तक? महीने में एक बार एक स्कूल में गए, दूसरे में बारी आई महीने बाद, 2 माह बाद। इनका ये काम नहीं है। इनका काम ट्रैफिक रूल्स पर इंप्लीमेंट करवाना है। ये काम किसी और लेवल का है, ये हुकूमत की लेवल का काम है कि प्राइमरी से आप देखें, जो एक 5th क्लास का बच्चा छोटा, वो छोटी साइकिल चला सकता है, उसको वो पढ़ाना चाहिए कि आपने साइकिल बेटा कैसे चलानी है। जब उसके बाद बच्चा हाई स्कूल में आए, उसको फिर बाइक के बारे में बताना शुरू कर दिया जाए। जब कॉलेज में जाए तो कार के बारे में, वो जिस स्टेज के ऊपर है उस स्टेज की माशरे में क्या चैलेंजेस हैं वो उसको जब उसने FA उसने इंटरमीडिएट कर लेना है, साथ ही वो 18 साल का भी हो जाएगा, ID कार्ड लाइसेंस भी लेगा, बेहतरीन ड्राइवर होगा और वो अपने तैयार होगा माशरे में, अपने बड़ों को भी समझाएगा और फिर इर्द गिर्द लोगों को भी समझाएगा। ये प्रैग्मेटिकली और प्रैक्टिकली जब आप अमली तौर पर जिंदगी में आते हैं तो आप एक पूरे माशरे को फेस करने के लिए तैयार हों, आपके अंदर वो सारी सलाहियतें हों जो एक काबिल शहरी के अंदर होनी चाहिए। मेरे ख्याल में लोगों में सबसे जो इस वक्त हम देख रहे हैं कि कमी है सबसे बड़ी, वो लेक ऑफ अवेयरनेस है और इनटॉलरेंस है। टॉलरेंस जो है हमारे अंदर वो खत्म हो चुकी है। क्या कहेंगे इस हवाले से? टॉलरेंस के वाले से माशरे में रोड पे यही आप चीज़ें देखें कि लोग झगड़ा कर रहे होते हैं। आपने बताया अभी कि जब किसी के चलान के लिए किसी को रोका जाता है तो वो ट्रैफिक वार्डन से उलझता है, तो ये अदम बर्दाश्त है ना। उसको देखना चाहिए कि मैंने वायलेशन की है, ये मेरे खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर रहा है तो बस ठीक है। लेकिन बहुत ज़्यादा आपके नॉलेज में होगा कि ये चीज़ें लोगों के अंदर अदम बर्दाश्त बहुत ज़्यादा है, तो ये बिल्कुल गलत है जी। देखिए, ट्रैफिक रूल, ट्रैफिक वायलेशन सब आवाम की बेहतरी के लिए है। अगर आप किसी के हक, देखिए आप रॉन्ग पार्किंग करते हैं, एक बंदा अगर किसी जगह रॉन्ग पार्किंग करता है, मे भी उस बंदे ने दूसरे जो सही पार्क किया हुआ है उसने कहीं हॉस्पिटल जाना हो, किसी इमरजेंसी उसको निकलना पड़े, तो कितनी बड़ी ज्यादती उस शख्स के साथ जिसके आगे गलत पार्किंग वाली कोई गाड़ी खड़ी है। तो ये चीज़ें शहरियों का भी एक जिम्मेदारी है। ये रवैया है मुस्बत सोच का कि आप देखिए ना, उन्होंने कितनी खूबसूरत बात की कि पार्किंग आपने गलत की है तो आप पहले सोचें, जो अगर मैंने गलत पार्किंग की है तो मैं किसी का रास्ता बाउंड करके जा रहा हूं, तो क्या पता उसका रास्ता जिसका बाउंड कर रहा हूं उसको कोई इमरजेंसी हो। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। कोई आपको हॉर्न अगर मारता है या आपको डिपर मारता है तो उसका हमेशा ये मतलब नहीं होता कि वो आपसे रेस करना चाह रहा है या आपको नीचा दिखाना चाह रहा है। हो सकता है उसको बेचारे को जल्दी हो, उसे हॉस्पिटल जाना हो, उसे किसी जगह पहुंचना हो। तो एक मुस्बत रवैया, मुस्बत सोच जो है उसको डेवलप करना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे हमारे साथ। वेलकम बैक जी। सिटी एट 10 में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं CTO फैसलाबाद मकसूद अहमद नून और उनके साथ साथ मौजूद है मोहम्मद तैयब। बड़ी ही सहर हासिल गुफ्तगू चल रही है और एजुकेट करने के हवाले से लोगों को
ट्रैफिक सिग्नल्स को, ट्रैफिक जो रूल्स हैं उनको किस तरीके से आप अडॉप्ट कर सकते हैं, किस तरह से सीख सकते हैं, आवाम के अंदर बर्दाश्त किस तरह से पैदा हो सकती है, और ख़ास तौर पर जो आपके अगर चलान होता है, वायलेशन करते हैं और आपका चलान होता है, तो उसको बर्दाश्त करना किस हद तक ज़रूरी है, और ये माशरे में किस तरह से परवान चढ़ाया जा सकता है, हेलमेट कितना ज़रूरी है आपकी सेफ्टी के लिए, लाइसेंस कितना ज़रूरी है, इस पर भी गुफ्तगू हुई। लेकिन इस पर मैं मज़ीद थोड़ी सी डिटेल में गुफ्तगू करना चाहूँगा, क्योंकि अब CTO साहब ने बताया कि लाइसेंस जो है उसकी सहूलत 24 घंटे 24/7 आपके लिए अवेलेबल हैं। यानी हम पहले कहते थे जी ऑफिस खुलेगा सुबह 8 बजे और शाम को 4-5 बजे बंद हो जाएगा, उसके बाद हम नहीं जा सकेंगे। लाइसेंस बनवाना है तो सुबह 8 बजे क्यू में लगना पड़ेगा, क्योंकि फिर 11-12 बजे जाके बारी आएगी, और उसकी वजह से ट्रैफिक बहुत ज़्यादा, लोगों का जो रश है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता था। लेकिन अब जो एक नया जो रूल मुतारफ़ करवाया गया, उसमें आपके लिए ये सर्विसेज 24 घंटे, रात 2 बजे जाएँ, रात 3 बजे जाएँ, सुबह 6 बजे जाएँ, आपके लिए वो सर्विसेज जो हैं वो अवेलेबल होंगी। तो CTO साहब इसके ऊपर मैं चाहूँगा ज़रा इन लेंथ थोड़ा बता दीजिए। मैं बिल्कुल डिटेल बताता हूँ जी। मौजूदा गवर्नमेंट और जहाँ बाजी साहब का विजन है कि पाकिस्तान का कोई भी शहरी बगैर ड्राइविंग लाइसेंस गाड़ी ना चलाए, तो इस सिलसिले में कुछ पहले पाबंदियाँ होती थी, ज़िले की पाबंदी होती थी कि अगर आप फैसलाबाद के रहने वाले हैं और आपका ID कार्ड सिर्फ फैसलाबाद ज़िले का है तो आपका यहाँ से लाइसेंस बन सकता है। तो ये एक बहुत बड़ी आवाम के लिए इतनी आसानी पैदा कर दी गई है कि अगर आपका तल्लक किसी भी ज़िले से, किसी भी सूबे से है, आपके पास कौमी शनाख्ती कार्ड है और आप ड्राइविंग लाइसेंस बनाना चाहते हैं, तो आप हमारे ऑफिस तशरीफ़ लाएं, जहाँ पे 24/7 की सूरत अवेलेबल है। एक गुलाम अहमदाबाद में है, एक पीपल्स कॉलोनी में है, और एक हमारा CTO ऑफिस। अब यहाँ पे 24/7 सर्विस अवेलेबल है। आप जब भी तशरीफ़ लाएंगे आपका ड्राइविंग लाइसेंस बना दिया जाएगा। दूसरा इसमें यह है कि पहले देखें आपके लिए ये मुख्तलिफ चीज़ें थी कि बहुत सख्त होता है, बड़ी कोई ऐसी बात नहीं है, ड्राइविंग टेस्ट होता है और बड़ा उसमें फेल ही करते हैं। कंप्यूटर सिस्टम है भाई, हेडक्वार्टर उसको मैनेज करता है, हेडक्वार्टर से कंप्यूटर पे ही आपका टेस्ट लिया जाता है। उसमें मकामी लोकल जो टेस्ट लेने वाले अफराद हैं उनका कोई तल्लक नहीं। जो टेस्ट लिया जा रहा है वो लाहौर हेडक्वार्टर से कंप्यूटर के जरिए कंडक्ट किया जा रहा है। बड़ा आसान टेस्ट है, उसकी ऐप अवेलेबल है, ई-साइन टेस्ट ऐप एक है, उसको कर लें मोबाइल में, थोड़ा सा आधा पौना घंटा तैयारी करें, यकीन करें इतना आसान टेस्ट है, कोई मुश्किल नहीं है। जो टेस्ट ई-साइन टेस्ट में पास होता है उसके बाद एक बाकायदा प्रॉपर जो हमें SOP दी गई है उसके मुताबिक एक ट्रैक लगा होता है L की शक्ल में, उसमें आपने गाड़ी ड्राइव करनी है, जिसको बिल्कुल आप ड्राइव आगे और पीछे करके दिखाएंगे तो आप पास हो जाएंगे। आपका उसी वक्त ऑनलाइन लाइसेंस कर दिया जाएगा और आपको आपका लाइसेंस विद इन वीक आपको मिल जाएगा। तो ये इतनी बड़ी सहूलतें आवाम के लिए दी जा रही हैं कि अब ये बहाने कि मेरे पास टाइम नहीं होता, मैं अगर जॉब करता हूँ सुबह के टाइम तो रात को मैं जाता हूँ तो दफ्तर बंद है, अब वो चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। जिसके पास सुबह टाइम है वो सुबह चला जाए, जिसके पास रात को टाइम है वो रात के किसी पैर जा सकता है, उसके लिए हमारे दफातर खुले हैं। तो मेरी ये आवाम से अपील है कि वो खुदारा जब भी गाड़ी ड्राइव करें, ड्राइविंग सीखें। उसके सीखने के लिए मेरे पास 5 ड्राइविंग स्कूल हमने बना दिए हैं जी। एक ग्राम अहमदाबाद में हमारा ड्राइविंग स्कूल है, एक PC यानी कि पीपल्स कॉलोनी में है, और 2 आपको ये फैसलाबाद में स्कूल, और 3 हमारे चक जुमरा में है, समुद्री में है, जड़ावाला में है। तो आप हमारे ड्राइविंग स्कूल में आए, 3000 रुपये इसकी फ़ीस है, 15 दिन का ये मोटरसाइकिल कार के लिए कोर्स है, और आपको वहाँ पे इंस्ट्रक्टर, जहाँ पे मेल और फीमेल दोनों इंस्ट्रक्टर मौजूद हैं, वो बाकायदा आपको 15 दिन की ट्रेनिंग देने के बाद जब आप कामयाब हो जाएंगे आपका टेस्ट करवा के आपको लाइसेंस भी जारी कर दिया जाता है। तो ये इतनी सहूलतें आवाम को दी जा रही हैं, इसलिए दी जा रही हैं कि वो ट्रैफिक कवानीन पे अमल करे। ये कितनी ज़्यादा सहूलियात दे दी हैं कि आपको गाड़ी भी सिखाई जा रही है, गाड़ी चलाना भी सिखाई जा रहा है, और उसके बाद आप जब तैयार हो जाते हैं, गाड़ी सीख लेते हैं, उसके बाद आपको लाइसेंस भी बना कर दिया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा जो बहाना लोगों का वो यही होता था, मुझे वक्त नहीं मिलता, टाइम नहीं मिलता, कहाँ मैं जॉब पे होता हूँ, और मैंने सुना है जी वो टेस्ट ड्राइव में तो फेल ही करते हैं। तो ये सारे बहाने आप ख़त्म कीजिए, अपना लाइसेंस जो है वो बनवाइए और जिम्मेदार शहरी होने का जो है मुजाहरा कीजिए। मेरे ख्याल में बड़ा ज़रूरी है। तैयब साहब, फिराज यहाँ पर कोई बहाना तो नहीं रह गया? एक चीज़ और ऐड करता जाऊँ, लाइसेंस क्यों ज़रूरी है जी। आप लाइसेंस होल्डर हैं, आप गाड़ी चला रहे हैं, खुदा न ख्वास्ता कोई एक्सीडेंट हो गया और आपकी गाड़ी की वजह से खुदा न ख्वास्ता कोई बंदा एक्सपायर हो गया, तो आपका लाइसेंस आपके पास है, आप पे सेक्शन लगेगा 320 पाकिस्तान पिनल कोड ताज़ पाकिस्तान का, वो बेलेबल ऑफेंस है, क्योंकि आपके पास लाइसेंस था, वो एक हादसा हो गया, तो आपकी फौरी बेल आउट नियत नहीं थी आपकी। और अगर खुदा न ख्वास्ता लाइसेंस नहीं है और फिर ये ही हादसा हो गया, कोई बंदा एक्सपायर हो गया, फिर 322 पाकिस्तान पिनल कोड लगेगा जो नॉन बेलेबल है,
फिर आपको काफ़ी दिन जेल भी काटनी पड़ेगी और फिर इसका ट्रायल में जाके बड़ा लॉस भी होगा आपको। इसलिए बेहतर है ये अपनी सेफ्टी के लिए लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से भी ज़रूरी है। और दूसरी बात, आप आउट ऑफ कंट्री जाएं, अगर आपके पास पाकिस्तान का लाइसेंस है तो जो क्लासेस वहां आपको लेनी पड़ती हैं उसको 50% कम कर दिया जाता है कि ऑलरेडी ये पाकिस्तान का लाइसेंस होल्डर है, अपने मुल्क का लाइसेंस होल्डर है। इसका हर तरह से फ़ायदा ही है, आपको इसका लॉस नहीं है। और वैसे भी एक हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मोरालिटी यही है कि हमने गाड़ी चलानी है, बाइक चलानी है तो हमारे पास लाइसेंस होना चाहिए। लाइसेंस और होना चाहिए जब आपने गाड़ी चलानी है या बाइक चलानी है, तो उसके रिप्रिकॉशंस और उसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो जो भी बताए गए हैं आपको, ये बड़ा ज़रूरी है। और खुदारा अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है तो दिस इज़ द परफेक्ट टाइम कि जहाँ पर आपको गवर्नमेंट इतनी ज़्यादा सहूलत दे रही है कि आपको लाइसेंस बना करके दिया जा रहा है, आप रात में चले जाएं। आपको पता है कि रात में जो है रश कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा कम होगा और आपके लिए सहूलियात होंगी। आप वहाँ पर जाएं, आप अपना लाइसेंस तैयार करवाएं। उसके बाद अगर आपको गाड़ी चलानी नहीं आती है, उसके लिए सीटीओ साहब ने कहा कि 5 ड्राइविंग स्कूल्स जो हैं वो भी आपके लिए अवेलेबल हैं, खवातीन मर्द दोनों, खवातीन और मर्द हज़रात दोनों के लिए। जी तैयार। अगली बात, पहले ये होता था कि आपको कहीं से फाइल अवेल करनी पड़ेगी, आप फाइल बनाएंगे, पेपरलेस हो चुका है। आपने सिर्फ आईडी कार्ड लेकर जाना है, उधर से ही आपको टिकट्स मिलेंगी, उधर से ही आपकी फाइल कंप्यूटराइज्ड खुद ही टाइप करेगा वार्डन, वहीं पर डॉक्टर मौजूद है सिटी ऑफिस, वही आपका मेडिकल करेगा। आप बड़ी इजीली जाएंगे, आईडी कार्ड की कॉपी लेके वापस आ जाएंगे। और आपको क्या चाहिए, इतनी ज्यादा सहूलियात आपको दे दी गई हैं। तो अब वक्त जो है वो हमारा खत्म हो चुका है प्रोग्राम का। मैं सीटीओ साहब का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। सीटीओ मकसूद अहमद लून हमारे साथ मौजूद है फैसलाबाद से। सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर वेंचर्स। उनके साथ साथ हमारे साथ मोहम्मद तैयब मौजूद है, हमारे क्राइम रिपोर्टर हैं, सीनियर रिपोर्टर हैं। आपका बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। अपने होस्ट शराज भट्ट को दीजिए इजाजत, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।